नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज बाजार की स्थिति थोड़ी ठीक है। ठीक तो कल भी थी, इसी समय तक तो ठीक थी, लेकिन लास्ट के आधे घंटे के अंदर बाजार ने एकाएक 5 से 6 मिनट के अंदर 50-60 पॉइंट गंवा दिए थे। आज भी कुछ वैसे समीकरण हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। हाँ, ग्लोबल मार्केट से हमको यूएस से थोड़े अच्छे संकेत मिले थे। वहाँ पे क्लोजिंग अच्छी हुई थी, खासकर ट्विटर का शेयर वहाँ पे करीब 10 से 15% चला। कुछ अर्निंग्स वहाँ पे चल रही है, तो ऑल टाइम हाई के आसपास वहाँ पे चल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी आज ओपनिंग पे हमको मिला। लेकिन उसके बाद घटनाक्रम कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। वैसे आपको स्क्रीन पर देखने के बाद आज थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखेगा। 5 बड़ी बातों के अंदर ये सब कुछ मैं समेट के आपके सामने लेके आता हूँ। एक बार जरा पहले वो देख लीजिए, उसके फिर कार्यक्रम में आगे कैसे बढ़ेंगे इसके बारे में आपके सामने बात होगी। 5 बड़ी बातों में वो सब चीज़ें होंगी जिसके बारे में भी आपसे बात भी कर रहा था कि बाजार में 3 दिनों की गिरावट थोड़ी थम गई है और 11,600 को टिकाए रखने का आज मार्केट की पूरी और कह सकते हैं कि भरकस कोशिश है। अभी आधा % इंडेक्स ऊपर आ चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सडन स्पाइक के साथ 125 पॉइंट की तेजी आई है, लेकिन 2-3 बड़े कारण भी हैं, जिसमें करेंसी क्रूड भी है, जिसमें आप क्रूड देख रहे हैं कि क्रूड में तो स्थिरता की उम्मीद है और आगे चल के हो सकता है कि कुछ और गिरावट आ जाए, इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसको भांप रही हैं। ये गिरने में भी अव्वल थी, तो थोड़े रिकवरी में या सुधरने में भी थोड़ा सा आज ज़्यादा दमखम दिखा रही हैं। आईटी और चुनिंदा एनबीएफसी शेयरों में आज थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। आईटी के स्टॉक्स वैसे भी ठीक है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स आपको इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे शेयर्स बता रहे थे। आज सुबह भी नितिन मरारकर जब हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने कहा था सबसे सेफ बेट अगर आपको ढूंढ रहे हैं मार्केट में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और विप्रो है। अब चौथी बात, मेटल और ऑटो शेयर्स ये दोनों थोड़ा आज कमज़ोर हैं। मेटल्स की वजह भी है क्योंकि अगले हफ्ते एक बड़ा डेलीगेशन यूएस की तरफ से चाइना जाना है और ट्रेड वार को लेकर क्या बातचीत होती है एक वहाँ पे बात होगा। थोड़ा डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा हुआ है। ये 7 करेंसीज का एक इंडेक्स है, बास्केट, उसके बढ़ने से थोड़ा मेटल्स पे दबाव आता है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपया वापस से थोड़ा कमज़ोर हुआ है। हम पहुंच गए हैं 70 के आसपास। ये लेवल 69.85, 69.75 कई बार देखे हैं, लेकिन 70 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बाजार पर आ जाता है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल जब तक 70 पार नहीं होता, इसकी क्लोजिंग तो खैर 5 बजे होगी, लेकिन 3:30 बजे तक भी ना करे पार तब भी ठीक ही समझा जाएगा इसको। खैर, अब आगे बढ़ते हुए ये जान लेते हैं कि आज कार्यक्रम में हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आपके सामने वो सारे ट्रिगर्स रखने वाले हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए भी, कल के लिए भी। कल एक्सपायरी का सेशन भी है, इसलिए इन ट्रिगर्स को थोड़ा अहमियत दीजिएगा। खबरों वाले शेयर्स आपके सामने होंगे, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे का एक कैश वाला शेयर हम आपके सामने रखेंगे। वायदा बाजार के काफ़ी सारे शेयर्स के जो ग्राफिक्स हैं, रिसर्च हैं, हम टाइम टू टाइम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे अल्ट्राटेक के भी नंबर्स के बारे में रखा था, आज नंबर्स भी ठीक आए, हमारे अनुमान के मुताबिक भी रहे, उससे थोड़ा और बेहतर भी थे। तो अब कैश का शेयर आपको मिलेगा इसमें। इसके अलावा मारुति की रफ्तार को ऐसा क्या हो गया कि इसकी रफ्तार थोड़ी सी रुक सी गई है। कल भी सबसे ज़्यादा टूटने वाला ऑटो शेयर बना था, आज भी कमज़ोरी है। तो मारुति पे क्या करना है? BTSTT कॉल्स जैसे आएंगी तो हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने रखेंगे। ठीक 2:30 बजे हम बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी भी जानेंगे, उसमें क्या करना चाहिए। बाजार थोड़ा सा तेज़ हुआ है, क्या और तेज़ होगा? हम 700 की तरफ बढ़ रहे हैं या वापस 600 की तैयारी करेंगे लास्ट के आधे पौने घंटे में, इसके बारे में रणनीति भी होगी। बैंक से बेनिफिट, मुनाफे वाला शेयर, ये सब कुछ आपके सामने होगा। साथ ही एक और अहम क्वार्टरली नंबर्स हम आपके सामने लेके आएंगे, वो है टाटा स्टील के और एक्सिस बैंक के चौथी तिमाही के जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे क्या कह रहे हैं। ये 2:35 पे होगा। एक बार जरा पहले इवेंट्स जान लेते हैं। मानसी दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानसी, बताएं इवेंट्स क्या है? जी बिल्कुल डिम्पी, शुरुआत नतीजों से कर लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और भारतीय इंफ्राटेल निफ्टी स्पेस में अभी अपने नतीजे पेश करेंगी। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज एफएनओ स्पेस में, साथ ही एफएनओ स्पेस की कुछ और कंपनियां आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, तमाम कंपनियां अपने नतीजे अभी पेश करेंगी। साथ ही कैश सेगमेंट में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और सिंजीन इंटरनेशनल जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे। सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आ गए हैं, तो अगले 1.5 घंटे में ढेर सारे नतीजे हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नियोजिन केमिकल्स का आईपीओ आज से खुला है। आज से लेकर 26 अप्रैल तक ये आईपीओ खुला रहेगा और 1 बजे तक आईपीओ कुल 8% सब्सक्राइब हुआ है, 8% भरा है। सिंजीन इंटरनेशनल की बोर्ड बैठक है आज, जहां पर बोनस शेयर जारी करने पर सोच विचार किया जाएगा, तो इस बोर्ड बैठक पर भी हमारी नजर होगी। कल की बात कर लेते हैं। कल महीने का आखिरी गुरुवार है, तो अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है, एक्सपायरी पर हमारी नजर होगी। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा और हिंदुस्तान कॉपर दोनों ही कंपनियों की बोर्ड बैठक होने जा रही है। दोनों ही कंपनियां पूंजी जुटाने को लेकर सोच
सोच विचार करेंगी। कल के दिन भी नतीजे ढेर सारे हैं। बात करते हैं निफ्टी स्पेस के नतीजों की, तो निफ्टी स्पेस में मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील जैसी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। एफएनओ स्पेस में एमसीएक्स, नेस्ले, बायोकॉन जैसी कंपनियों के नतीजे होंगे। और कैश में भी नतीजे हैं, रैलिस इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला मनी, साइंट लिमिटेड और जीएचसीएल जैसी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। और बायोकॉन की एक बोर्ड बैठक भी है जहां पर बोनस शेयर जारी करने पर सोच विचार कल ही के दिन होगा। ठीक है, ये कुछ एक अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे ध्यान रखें। नतीजों का सीजन अब जोर पकड़ता दिख रहा है, इसलिए आपको अर्निंग से अर्निंग, शुरुआत भी अर्निंग से होती है और आपको क्लोजिंग भी अर्निंग्स तक ही मिलता है, तो अर्निंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब मेरे साथ पूरे मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। राकेश बंसल जी और कुणाल जी हमारे साथ दिल्ली से हैं, सिमी भौमिक कोलकाता से हैं, किरण यादव पुणे से हैं और आशु मदान भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हम एक्सपायरी वाले से एक सेशन पहले हैं, तो उम्मीद करते हैं आज का थोड़ा सेशन उतार चढ़ाव भरा भी रह सकता है। अभी तक तो चढ़ाव ही चढ़ाव है, यानी कि बढ़त ही बढ़त है और मार्केट के अंदर 62 अंकों की बढ़त आ चुकी है लास्ट के 15 मिनट पे। एक बार आप ना जरा निफ्टी का चार्ट दिखाएं, खासकर मिनट चार्ट दिखाएं, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि निफ्टी ने थोड़ा स्पीड तो पकड़ी है, लेकिन ये स्पीड पकड़ तो ली है, लेकिन इसने कोई क्रिटिकल लेवल को पार नहीं किया। ना तो 650 को पार किया है, ना ही ये 700 की तरफ और बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी पहले 650 का हर्डल है इसके लिए। ये कल भी ऐसे ही कर रहा था 650, उस 5 ही मिनट लगे बाजार को नीचे आने में, तो थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। ये स्पाइक आपको, क्योंकि विक्स थोड़ा बड़ा हुआ है, एक्सपायरी के सामने खड़े हैं, इलेक्शंस का फेस चल रहा है, थर्ड फेस कंप्लीट हुआ है जहाँ पे 117 सीटें थी, ये सारी चीज़ें नोटिस करवाती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जरा एक बार आशु से व्यू ले लेते हैं। आशु, ऑलरेडी आप कह भी रहे थे कि बाजार के अंदर थोड़ा ट्रैपिंग भी हुई है, क्योंकि जिन्होंने बिल्कुल लास्ट में बाइंग की है वो थोड़े फंसे हुए दिखते हैं। कोई चांस है बाजार के इसी रेंज में रुकने का या फिर गिरावट आएगी? क्योंकि आपकी बात जितनी भी हमने सुनी है ना, एक माइंड में पिक्चर से छप गया है कि हाँ बाजार के अंदर भी गिरावट आएगी और थोड़ी और आएगी गिरावट। ये 23 मई तक गिरावट रहेगी। ये बाजार गिरने वाला है या रुकने वाला भी है? डिम्पी, देखिए बहुत बड़ी गिरावट, जिस तरह की पोजीशंस का कॉम्पोजिशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी। हमने बियर स्प्रेड बैंक निफ्टी में दिया, निफ्टी में भी दिया 11,700-600 का। उस दिन राकेश बंसल ने भी एक सपोर्ट लेवल बताया कि 550 है, जो हमने माना कि 550, 500, 550 से नीचे नहीं लगता। तो बाजार मुझे लगता है कि डिम्पी नैरो रेंज में रहेगा। ये 100 पॉइंट के अंदर 11,550 और 11,650 के अंदर वॉलेटाइल ऐसे दिखाएगा जैसे बहुत ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं जा नहीं रहा। बट यस, तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं और वो इतनी जल्दी एग्जिट नहीं मिलेगा। एग्जिट ना मिलने का मतलब क्या बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिखता है? ऐसा भी नहीं दिखता, क्योंकि हम काफी बड़ी तेजी से ऊपर आए हुए हैं, तो 200-300 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज्यादा वीक लगता है और आई स्टिल स्टैंड बाय द सेम व्यू कि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी, देखिए अभी ये शो शुरू होने से 15 मिनट पहले 550, 550 का बैंक निफ्टी एकदम 450 हुआ, 450 से अभी मेरे ख्याल 650 के करीब आ गया वापस, और शायद ये 200 पॉइंट की मूवमेंट इस तरह की दिखाता रहेगा। सो आई थिंक कल बहुत क्रिटिकल डे है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं डिम्पी जो कल डिस्टर्ब कर सकते हैं बुल्स को, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है। तो क्या होता है कि जनरली मई का महीना है, इलेक्शन मंथ है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है लॉन्ग की नहीं लेके जाना चाहेंगे। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स में या काफी सारे स्टॉक्स में अभी भी मुझे लगता है कि कल मंदी के आसार दिखते हैं और आ सकते हैं। तो ये जो बाउंस इस तरह के आ रहे हैं, ऐसे में डिम्पी जरूर शॉर्टिंग के मौके ढूंढने चाहिए या बेयर स्प्रेड्स बनाने चाहिए। लेन फ्रेश अभी नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, आप तो हैं हमारे साथ 3:30 बजे तक, और कल भी जब बाजार खुलेगा कभी भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ती ही हैं। तो हमें कोशिश करेंगे आज का दिन और कल दिन आपका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जहां भी ऐसा कुछ आपको लगे तो आप बताइए कभी ज़रूर। खैर, इस बीच बंसल जी से आता मैं कुछ पूछने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा, खाली हाथ नहीं जा रहा, बिगुल के साथ जा रहा हूँ। तो एक काम कीजिए, पहले BTST का बिगुल बजाइए। तो बंसल जी, खाली हाथ नहीं आया, मैं आया हूँ बिगुल के साथ। अब आपको भी कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देना होगा। नहीं, मेरे को लगता है डिम्पी जी आपको ना BTST का बिगुल ना टॉस करना पड़ेगा सिमी जी या किरण जी की तरफ। अच्छा, ये खाली नहीं, हाँ, ये बात सही कह रहे हो मैंने। बट डिम्पी जी, मैंने हाथ कड़ा इसलिए करा था, जिस तरीके से ग्लास होता है ना हाफ फिल, तो कोई हाफ फिल कहता है, कोई कहता है हाफ एम्प्टी है। इसी तरीके से जैसे अभी आशु जी कह रहे हैं कि बायर ट्रैप्ड है, तो इसमें सेलर भी ट्रैप्ड है। देखिए कल परसों में काफी लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस भी बिल्ड करी हैं, पुटों को भी बेचा है।
और डिम्पी, जब मार्केट एकदम नीचे था तब भी मेरी रजत से बात हुई थी, तो मैंने बोला था 11,700 के ऊपर मार्केट निकलने का पोटेंशियल रखता है एक्सपायरी में। तो काफी बड़ी मुझे लगता है, जैसे आप उतार चढ़ाव कह रहे थे, तो ट्रैप तो देखिए, बायर तो ट्रैप्ड है जिसने ऊपरी स्तरों पे लिया है, बट सेलर भी अभी रिसेंटली ट्रैप्ड हुआ। और बहुत बुरी तरह से मुझे लगता है जिन्होंने आजकल में शॉर्ट सेलिंग करी है वो ट्रैप्ड हुए हैं। और मार्केट मुझे लगता है निफ्टी 11,700 के ऊपर निकलेगा इस सीरीज के अंदर। तो इसी चीज के लिए डिम्पी जी मैं हाथ उठा रहा था, ये चीज हाईलाइट करना चाह रहा था। इंपॉर्टेंट बात, अच्छी बात है, और ये बात ठीक भी है कि देखिए अब पुण्य और पाप दोनों होंगे तभी तो धरा रहेगी ना बैलेंस में। तभी कह रहे हैं कि बाय और सेलर सिस्टम में रहेंगे तभी कहीं ना कहीं मार्केट को जाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, जो बिगुल जो हमने बजा दिया सर, ये तो अमोघ है, आपको पता ही है, तो शुरुआत से है। तो सिमी जी और किरण जी और कुणाल जी, आप भी, अगर आपके पास कोई कॉल है तो आप कोई हाथ खड़ा कर लीजिए, ये बिगुल आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर किसी ने भी कोई सौदा ढूंढ रखा है तो आप बता दीजिए, नहीं तो उसको 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं। अच्छा, किरण जी के पास है तो चल देते सीधा यहीं से पुणे। एक बार वापस से बजा दीजिए बिगुल, BTSTT का। किरण जी, अपडेटेड वर्जन के साथ आया बिगुल ये आपके पास, बताएं सर सौदा। डिम्पी जी वेरी गुड आफ्टरनून। बाटा बाय करके चलना चाहिए। अरे मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था। किरण जी एक मिनट रुकिए, अगर आप नहीं बोलते ना, अगर आप नहीं बोलते तो मैं बोलता किरण जी अपने बाटा क्यों नहीं देखा, या आपने क्यों बिगुल वापस भिजवा दिया। कीजिए सर अपनी पूरी बात अब। बिल्कुल, तो बाटा बाय करके चलना चाहिए। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। 1452 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 1474, 1478 कल तक के टारगेट्स कैजुअली देखने को मिल जाने चाहिए। इंटरेस्टिंग है, एक बार मेरे को टारगेट वापस से बताओ आप। 1474, 1478, ठीक है, 1474, 1478। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये आप ठीक कह रहे हैं कि बाटा के अंदर में भी खरीदारी है। हम तो कल भी बात कर रहे थे इसके बारे में, आज भी हमने सुबह बातचीत करी है। सुबह विश्वेश थे हमारे साथ और नितिन जी से भी बकायदा हमने इसके बारे में पता किया था, बाटा इंडिया के बारे में। अच्छा शेयर है, 1474, 1478 ये टारगेट है। इस बीच मुथूट फाइनेंस के ना नंबर्स कैपिटल के नंबर आए हैं, 119 करोड़ से बढ़कर 136 करोड़ है। कुणाल जी जरा तैयार हो जाइए, जैसे जैसे आंकड़े मेरे पास आ रहे हैं मैं तो बता रहा हूँ दर्शकों को, आपको चार्ट देख के बताना है इसमें करना क्या है। 4.5% की गिरावट है, ₹2.5 का एक अंतरिम डिविडेंड भी दिया है। ये इंटीरियम डिविडेंड है, फाइनल नहीं है, हाँ ये बीच में है, यानी कि एक डिविडेंड और भी आ सकता है, इसका मतलब ये होता है। साथ ही साथ मुनाफा इसका 21 करोड़ से थोड़ा घटा है, 18.5 करोड़ है। शायद मार्केट ये एक्सपेक्ट भी ना कर रहा हो, इसलिए थोड़ा रिएक्शन भी फास्ट है। 36 रुपये की गिरावट है। एक बार जरा आपका व्यू कुणाल जी। डीपी जी एक ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने 845 रुपए के सपोर्ट को तोड़ करके अब बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। हालांकि वॉल्यूम बहुत ही कम है, इसलिए ट्रेडिंग की मेरी बिल्कुल भी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है उन्हें एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। गिरावट और गहरा सकती है, 785 रुपए के लेवल्स भी मुथूट में देखने को मिल सकते हैं, तो जिनके पास पोजीशन है निकल जाएं। अन्यथा मुझे लगता है कि कोई खरीदारी अब इक्वाली का ट्रेड यहां बनता नहीं। ठीक है, इस बीच निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को पार कर लिया, वो है 11,650। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो हम 11,650 के नीचे थे, अब 83 अंकों के बढ़ा था निफ्टी के अंदर। मेरे को लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिनके पास एक पुल बैक का सौदा होना चाहिए था, अगर वो ट्रेड देख रहे थे तो एक बार ध्यान रख सकते। इस बीच हेक्सावेयर के भी नंबर आए हैं, कुणाल जी जरा इसके लिए भी तैयार हो जाइए। पहला आंकड़ा 1260 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है, पहला आंकड़ा 1260 करोड़ रुपये का। हमारा जो अनुमान था उस हिसाब से भी हेक्सावेयर के जो नंबर आने चाहिए थे वो आने चाहिए थे 1270 करोड़ रुपए के आसपास के। ये आय के मैं बता रहा हूँ, 1270 करोड़ आय आनी चाहिए थी 1 से 1.25% की तेजी के साथ, और जो रकम आई है वो 1260 करोड़ रुपए के आसपास की है। मुनाफा भी आ गया 138 करोड़ रुपए का। हमारा अपना अनुमान था 145 करोड़ रुपए आएगा, 18% का राइज था, 15.5-16% आया है। नंबर्स मोटा मोटी इन लाइन ही है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं दिख रहे। 1 से 1.25% शेयर नीचे है। कुणाल जी जरा बताएं आप। देखिए दायरे में ट्रेड कर रहा है डिम्पी। गोल पोस्ट है 346 रुपए का ऊपर, 346 के ऊपर जाएगा तो हेक्सावेयर पे खरीदारी करनी चाहिए, और 334 रुपए के नीचे 334 के नीचे अगर जाएगा तो इसमें मंदी करनी चाहिए। अन्यथा मुझे लगता है इसी रेंज में रहना चाहिए, जिस रेंज में आज पूरे दिन ट्रेड हुआ है और कल भी इसी रेंज में था। तो 334 के नीचे जैसे अभी जाने लगा है तो अब बिकवाली की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि गिरावट में 325 का स्तर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, हेक्सावेयर के अंदर एक रेंज रहेगी, 334 का लोअर एंड है, इसके नीचे आपको और बिकवाली
होगी और 346 के ऊपर ही खरीदारी करनी है। फिलहाल जिनके पास भी अर्निंग्स है अपना अपना ट्रेड अपने अपने अनुसार देख के समझ के निकल भी सकते हैं। मैं आपको रिजल्ट्स का एनालिसिस वापस कर दूं। 145 करोड़ रुपए का मुनाफे का अनुमान था, मुनाफा है 138 करोड़ है, तो मुनाफा थोड़ा सा कम है। आय आई है इसकी 1260 करोड़, हमारा अनुमान था 1270 करोड़, तो क्या 1200 की फिगर है, 5-7 करोड़ तो चलता है, वो बिल्कुल इन लाइन रही है। मैं इसका आपको एक बार मार्जिन भी बता देता हूँ, वो फिगर भी आपको आ जाएगी। हमारा जो अनुमान है मार्जिन का वो करीब 14% के आसपास रहना चाहिए। जैसे मार्जिन की फिगर आएगी ना वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको मोटा मोटी रेंज पता लग गई है। 334 के नीचे वीक, 346 के ऊपर स्ट्रांग होगा, फिलहाल इसी रेंज में रह सकता है। खबर वाले शेयर्स के लिए दिवांशी हमारे साथ हैं। दिवांशी बताएं स्टॉक्स इन न्यूज़। बिल्कुल, आज सबसे पहले इंडोको रेमिडीज़ का काउंटर पर आप नज़र कीजिए। यहाँ पे यूएस एफडीए ने गोवा प्लांट जो प्लांट 1 है उसके ऊपर फिर से ओएआई बरकरार रखा है। जनवरी में फिर से यहाँ पे जांच हुई थी, इसके ऊपर इस प्लांट के ऊपर ऑलरेडी एक ओएआई जारी किया था, लेकिन फिर से यहाँ पे जांच के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं जो आपत्तियाँ जारी की थी वो सॉर्ट आउट होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन कंपनी का ये मानना है कि जो फिलहाल सप्लाई हो रहा है यूएस में, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा असर होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन जिस तरह से ANDAs हैं जिनको मंजूरी मिलनी थी उसमें अब देरी लग सकती है, उसी के चलते इंडोको रेमिडीज़ में लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। साथ ही रिलायंस निप्पॉन यहाँ पे खबर आई है BSE पे कि प्रमोटर ने 15 अप्रैल को करीब 8.5% के अपने जो शेयर्स हैं वो गिरवी रखे हैं। इसके बावजूद आप देखिए पिछले 2 दिन में शेयर में हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिख रहा है और आज के दिन में भी यहाँ पे स्टॉक ग्रीन साइड ट्रेड करता हुआ दिखा है। साथ ही होटल लीला, यहाँ पे बहुत सारी खबरें आ रही है और आज स्टॉक फोकस में भी है। ITC ने होटल लीला की डील के खिलाफ यहाँ पे सेबी को चिट्ठी लिखी है। यही नहीं, NCLT में अब जो मामला था इस ट्रांजैक्शन पर, इसकी जो सुनवाई है वो अब 18 जून को होती हुई दिखेगी और ITC ने होटल लीला की डील के खिलाफ NCLT में भी अर्जी दी थी। साथ ही ये थर्मेक्स का काउंटर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी की जो एक जॉइंट वेंचर है म्यूटरिस, यहाँ पे कंपनी ने अपनी जो हिस्सेदारी है 49% की वो म्यूटरिस से खरीद ली है। सूर्य रोशनी इंडियन ऑयल से कंपनी को करीब 230 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा। और आखिर में बड़े सौदों पर नजर कर लेते हैं। आज वेल्सपन इंडिया में 30 लाख शेयर का सौदा हुआ है 54 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। सेल में भी 10 लाख शेयरों का बड़ा सौदा हुआ है 54 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर पर। और आखिर में आज जेट एयरवेज पर फिर से एक बड़ा सौदा, जहाँ पे 3 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है 169 प्रति शेयर के लेवल्स पर। ठीक है, जेट एयरवेज पे फिर से 3 लाख शेयरों का सौदा 169 पे, जिस रेट पे सौदा हुआ अभी भी उसके ऊपर ही खड़ा हुआ है। इसका टाइम अभी हुआ नहीं है चलने का, ये चलेगा 2:30 बजे के बाद। पिछले 2 दिन से तो ऐसे ही चल रहा है। अगर ऐसे ही कुछ हुआ 2-2:30 बजे के आसपास, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर आनी है तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि बाजार तो पूरी तरह से ऊपर आया है। जेट एयरवेज आज थोड़ा सा पीछे हट गया है। अगर ये 2:30 बजे चलता है तो ये लगातार तीसरा ऐसा दिन होगा जब ये 2:30 बजे वाली अपनी परंपरा चलने की निभाता रहेगा। आशु सर, PC ज्वेलर्स के अंदर आज फिर से 6-6.5% की तेजी है। मेरे को ना आपसे एक थोड़ी सिद्धांतिक चीज़ भी पता करनी है। ये जो 34 कंपनियों को वायदा बाजार से बाहर किया जा रहा है उसमें PC ज्वेलर्स का नाम भी है। इन बाहर होने पर इन कंपनीज का होगा क्या, मतलब इन कंपनीज पे सोच क्या बन जाएगी ट्रेडर्स की? एक तो मेरे को ये बताइएगा। दूसरा, ये PC ज्वेलर्स पे क्या करना है, ये भी उसी सूची में से एक है। खैर इस बीच मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन बंसल जी के पास शायद कोई सौदा है, तो अब की बार बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंचेगा BTST का। बंसल जी अब तो है ना आपके पास ट्रेड? बिल्कुल डिम्पी जी, और खरीदारी की राय है डिम्पी जी HCL टेक पर। अगर आप ध्यान दें, सबसे पहले हमने TCS को पकड़ा था, उसके बाद अभी यार टेक महिंद्रा को सुबह रिकमेंड किया और एकदम किसिंग डिस्टेंस अवे है टारगेट से। और HCL टेक को डिम्पी देखें तो ये पहली बार 1115 1120 के ऊपर की कन्विंसिंग क्लोजिंग देने वाला है। काफी बड़ा ब्रेकआउट है और मौजूदा सरों से 40-45 रुपए 1-2 दिन में ये स्टॉक बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रुझान है। इससे पहले भी स्टॉक डिम्पी 1120-25 गया, बट नीचे की तरफ रिट्रेस होता था। और जो आज का पैटर्न है और जो आज मोमेंटम इंडिकेटर्स का रुझान है वो क्लियरली दर्शा रहा है कि स्टॉक अब रिवर्स नहीं होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। 1115 डिम्पी जी 1115 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पहला टारगेट 1150 है, दूसरा टारगेट 1165 है और इन दोनों टारगेट्स के लिए HCL टेक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। ठीक है, 1150 तक के टारगेट के लिए एक बार आप खरीदारी करें, एक ये बात है। दूसरा, एक नोटिस करवाना था आपको, हेक्सावेयर के मार्जिन भी आ गए हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 13.95 यानी कि करीब 14% का मार्जिन आना चाहिए, मार्जिन आया 13.8 का। कुणाल जी ने आपको जो गोल पोस्ट दिए थे कि इसके नीचे नहीं जाएगा, वो भाव था 334 का, उसके नीचे गया भी है, अभी 330 भी लगा के आया। तो कम से कम 34 के आसपास जिनके भी सौदे कटे होंगे उनको 2-4 रुपये और नीचे आ गया ये।
तो वो तो बचे जिनके पास रिजल्ट के हिसाब से एक स्टॉप लॉस उनको मिल गया, उनका अच्छा है, और आपको खरीदारी नहीं की, क्योंकि खरीदारी करने की जो सिग्नल थी, जो बात थी, वो 346 के बाद की थी। तो आप हेक्सावेयर पे आपको रिजल्ट और रिजल्ट के साथ एनालिसिस भी है। आशु सर, अब आपको बताना है वो ये 34 शेयरों जो बाहर जाएंगे, उसके जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो क्या सोचेंगे इन शेयरों के बारे में अब, अगर उनको अब खरीदना होगा। एक तो ये, और दूसरा पीसी ज्वेलर्स पे आपकी राय। देखिए डिम्पी, पीसी ज्वेलर हमने 80 रुपए से इसको ट्रैक करना शुरू किया था कि पहले बेचना नहीं है फिर लेना है, और 150 रुपए का टारगेट था डिम्पी, वो अचीव हो गया है। अब ऑनेस्टली पीसी ज्वेलर में कोई व्यू नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। सो वो एक मूवमेंट थी, कभी कभी वो टाइमिंग राइट होता है, ट्रेडर के लिए वो टाइमिंग बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। वो हमने राइट टाइम पे कैच की, उसको एनकैच किया। अब कई लोग पूछते हैं कि 150 का लिया हुआ है, 180 का लिया हुआ है, ऑनेस्टली कोई व्यू नहीं है, और अब कोई ट्रेड भी नहीं है। वो एक व्यू था, वो ट्रैक करके खत्म कर दिया। अब मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, ये तो आप कहाँ क्लैरिफाई करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली, ठीक है ना आशु सर, फिर सही है, मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, फिर तो ये तो कहाँ क्लैरिफाई करते हैं? आपने सीधा एक ही मंच पे बता दिया कि हाँ भाई अब सौदा खत्म, टाइमिंग वाला था, टाइमिंग देख लिया, इसलिए थोड़ी हम आपको ऐसे कहते हैं लॉजिक, क्योंकि वो, और मैंने बिल्कुल आपने ठीक बोला, बिल्कुल आपने ठीक बोला, और मैंने ट्वीट भी कर दिया था, मैसेज भी डाल दिया था क्लाइंट्स को कि 150 के अराउंड ट्रेड ओवर, प्रॉफिट बुक, और उसके बाद हम पीसी ज्वेलर को नहीं जानते। तो होता क्या डिम्पी कि किसी स्टॉक में कॉल दे दो लेने की या बेचने की, जैसे येस बैंक की बेचने की कॉल दी, कल शाम को बोल दिया 230-31 पे कि शॉर्ट कवर कर लेना है। अब कई लोग सोचते हैं शॉर्ट कवर करना क्या लेना है, क्या अब हम क्या एवरेज कर सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी अटकलें कैसे लग जाती हैं। खैर एनीवे दैट इज पार्ट ऑफ गेम, और हमारे को हैंडल भी करनी पड़ती है, और मैं साइकी भी समझ सकता हूं किसी ट्रेडर या उसकी। रही बात 34 स्टॉक्स की, 34 स्टॉक्स में डिम्पी बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी, जो ये एक्सपायरी तक जब तक ये खत्म होने हैं तो ये प्योरली गेम लॉन्ग एंड शॉर्ट की हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि धीरे धीरे कम होगा। और डिम्पी ऑनेस्टली एक बात है कि अगर आप इनमें से जो फंडामेंटली स्टॉक अच्छे हैं, उनके करियर के लिए, करियर ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एफएनओ से निकल जाएंगे। क्योंकि जब आप शॉर्ट नहीं कर सकते किसी चीज को, तो आई थिंक उसमें जो एक आर्टिफिशियल प्रेशर कई बार होता है, या आर्टिफिशियल प्रेशर जो ओवरबॉट हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट करके नीचे भी आते हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी फॉर दी बेनिफिट ऑफ द स्टॉक, जो स्टॉक एफएनओ से निकलना है, वो हमेशा हम कई बार लोग मानते हैं कि नेगेटिव है, वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। उसमें सिर्फ ये बात है कि अब आपको पूरा उसको फायदा उसका होगा जो उसको पूरा पैसा लगाएगा। तो जो अच्छे वाले स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है कि निकलने के बाद और निकलने के चलते उनमें कोई प्रेशर आता है, तो वो डिलीवरी में लेके रखने चाहिए निवेशक को। और मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मेरा लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा नहीं होता, 3 to 6 मंथ 9 मंथ्स में इसमें अच्छा पैसा बहुत सारे स्टॉक्स में बन सकता है। सो एज आई सेड अगेन, आई एम रिपीटिंग, फॉर लॉट ऑफ स्टॉक्स एफएनओ से निकलना इज गुड फॉर देयर करियर ग्रोथ। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। यही मैं एक्चुअली आपसे सुनना भी चाहता था कि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई खबर आती है ना, तो एक विचारधारा ही होती है कि हाँ ये ऐसा हो गया तो नुकसान ही है, एफएनओ से बाहर चले गए तो इनका ग्रेड गिर गया, इनकी पोजीशन गिर गई, अब पता नहीं इनको कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई है कि कई बार ये चीज़ से बच भी जाते हैं, जो फालतू का आप कई बार शॉर्ट देखते हैं, या कई बार सप्लाई बढ़ जाती है तो आपको प्रेशर आता है उन शेयरों पे, इससे भी थोड़ा बचते हैं। ठीक है, सिमी बॉम्बे के पास चलते हैं सीधा बिगुल के साथ, बीटीएस टीटीके। सिमी जी बताएं। या गुड आफ्टरनून डिम्पी, मेरे पास अभी एक बार दो बीटीएसटीटी कॉल हैं। मुझे लगता है कि हेवल्स में एक अच्छा सा ब्रेकआउट आ रहा है, और हेवल्स अभी 774-75 के आसपास है, यहाँ पे खरीदारी करने का सलाह होगा। 765 के नीचे स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 781 और दूसरा टारगेट होगा 785। ये 781-785 का दायरा जब क्रॉस हो जाएगा, तब हेवल्स में एक नया ऊंचाई देखने को मिलेगा। इनफैक्ट स्टॉक कुछ ही दिनों में 800 का लेवल भी छुएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, हेवल्स को खरीद लीजिए। और दूसरा स्टॉक जो मेरा रडार में सुबह से ही है, वो रिलायंस है, जिसमें 1400 के ऊपर का एक रैली मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। रिलायंस अभी करंट लेवल से खरीदारी करने का सलाह होगा, 1380 के आसपास भाव है। 1370 या 65 के नीचे स्टॉप लगाइए। 1400 और 1410 का 2 टारगेट्स होगा, जो कि एक्सपायरी तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मतलब कल तक ये ट्रेड वैलिड होगा, और स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर फॉलो करेंगे।
बहुत बढ़िया। एक तो आपने हेवल्स बता दिया, यहाँ पे आप खरीदारी करें, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे भी खरीदारी करें। हेवल्स पे तो हमारे खैर नजर ही थी। तो आपके दोनों BTST कॉल्स रजिस्टर्ड हो गए। ECB मॉमिक के ट्रेड आप नोट कीजिए, देख लीजिए। खैर इस बीच टाटा एलेक्सी के भी नंबर्स आ गए, फटाफट से वो देख लीजिए। फिर जो नतीजे आने वाले हैं रजत आपको वो भी बताएंगे। मुनाफा इसका 71 करोड़ है। जो एक्सपेक्टेड मुनाफा था वो था 66 करोड़ रुपए के आसपास का आना चाहिए था हमारे अनुसार, लेकिन 66 करोड़ नहीं बल्कि 71 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने कंपनी ने दर्ज किया। अब आते हैं रेवेन्यू, आय पे। 428 करोड़ रुपए के आसपास की आय आनी चाहिए थी, जो कि 5% बढ़ के आनी चाहिए थी। अभी थोड़ी आय उससे कम रही है, आय का आंकड़ा थोड़ा कम रहा है। एक और इनका मार्जिन का ट्रेड है, ये भी देखना होगा। हालांकि इसमें कुछ खास बड़ा चेंज नहीं आ रहा, जस का तस रहेगा 25% के आसपास का, तो एक बार ये रेंज में ही रह सकता है। कुणाल जी एक बार जरा देख लीजिए, मार्जिन बिल्कुल वैसे ही रहे हैं, 25.4 से 24.3 हुए, 1.25% ही घटे हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मीनिंग रखेगा नहीं। तो नंबर्स इन लाइन है टाटा एलेक्सी के। कुणाल जी देखिए डिम्पी जी, चार्ट कमजोर हुआ है और टाटा एलेक्साई ने 950 के लेवल को ब्रीच कर लिया है और उसके अब नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल डायरेक्शन बेरिश होना चाहिए, तो इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे ही काउंटर 935 रुपए के भाव को तोड़ेगा, आपको यहाँ 920 रुपए तक का एक मोमेंटम नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में खरीदारी की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट बेचने का सोचना चाहिए। 920 925 ये स्तर मुझे टाटा एलेक्साई में आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर 950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 950 का स्टॉप लॉस जरूर। ठीक है, आपने बात बिल्कुल साफ कर दी कि खरीदना तो है नहीं, शॉर्ट करना आपकी मर्जी है। करना चाहें 950 का एक स्टॉप लॉस रख के कर सकते हैं। 935 के नीचे शेयर और तेजी से टूट सकता है। कहां तक जाएगा? 920 तक जा सकता है, 925 तक जा सकता है। टारगेट 1 टारगेट 2 आपका हो जाएगा ये 950 तक। खरीदना नहीं है। वैसे रिजल्ट्स वाला शेयर है टाटा एलेक्सी, आपको पता ही है ये मोमेंटम बहुत जोरदार दिखाता है, किसी भी तरफ चले तो आप जो भी ट्रेड करें ना, एक चीज का ध्यान जरूर रखें, वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिएगा। यानी कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा बस, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बात बता दूं, 13.5 रुपये उनके अकाउंट में आ जाएंगे। ये डिविडेंड के तौर पर है, जितने शेयर पड़े हैं पर शेयर के हिसाब से 13.5 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा रजत से भी जानेंगे और उनसे ये समझेंगे कि शेयर कौन सा है ऐसा जो कि कैश सेगमेंट से है लेकिन अर्निंग की सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा सिमी, इस बीच एक शेयर आपसे भी मेरे को और पता करना था। एक बार जरा जेट एयरवेज को आप भी देखिए, क्योंकि मैंने तो कई एनालिस्ट से पूछ लिया। एक बार जरा जेट एयरवेज पर आप भी देखिए, 171 चल रहा है। ये अभी 2:30 बजने को है, 2:30-3 बजे के आसपास के अंदर एक मूव आता है, पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है। हाँ? अगर आज कोई स्टॉप लॉस रखना हो और इसी मूव को ध्यान में रखते हुए कि आज भी आएगा ये, तो फिर कैसे ट्रेड करें? आज का स्टॉप लॉस क्या और आज का टारगेट क्या? आज का ही बताइएगा बस। सिमी जरा जेट एयरवेज के चार्ट देखेंगे आप? यहाँ डिम्पी, मुझे लगता है कि जेट एयरवेज अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग जा रहा है तो 164 या 62 के नीचे मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 178 और 183 ये 2 टारगेट्स होगा इंट्राडे के लिहाज से। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो बिल्कुल स्ट्रेट से निकल जाना चाहिए। पर जो मोमेंटम लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखा है जेट में, मुझे लगता है कि इस मूव में जेट एक बार 185 तक तो जाना चाहिए। इनफैक्ट उसके ऊपर जाके अगर सस्टेन करेगा तो 200 तक का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। बस स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए 164 या 62 के नीचे, और अगर 185 का रेंज पार करके निकल जाता है तो स्टॉप लॉस का एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक रिस्की है, कभी भी नीचे आ सकता है। पर मुझे लगता है डिम्पी, कहीं ना कहीं कल का मोमेंटम देख के और आज का भी ये मेंटेनेंस देख के मुझे लग रहा है कि शायद एक मूवमेंट 200 तक का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। आप 162 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा जेट के अंदर। कोई भी ट्रेड करें जेट के अंदर एक चीज का जरूर ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा और कोशिश करें तो कैश में ले लीजिए। फ्यूचर्स में तो कई बार बैन से आता है जाता है, अभी आप इसको कैश में रखिएगा। 185-200 टारगेट है। सीधा चल रहे हैं दिल्ली कलकत्ता से, और कुणाल जी आपको बताने वाले एक ट्रेड BTST का। जेट के विमान से भी तेज है हमारा ये चैनल, तुरंत कलकत्ता से दिल्ली पहुंच जाते हैं। कुणाल जी बताएं। देखिए डिम्पी, तुरंत खरीदना है और खरीदना है बजाज फाइनेंस, जिसमें कि एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट अभी अभी चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने 3075 के स्तर को बहुत क्लियरली पार किया है और ये जो बुलिश फ्लैग पैटर्न है ये मुझे लगता है स्टॉक को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कभी भी बाजार में तेजी आए बजाज फाइनेंस पार्टिसिपेट ना करे, ऐसा होता नहीं है। और बजाज फाइनेंस में जो ब्रेकआउट है मुझे लगता है कि बहुत ही दमदार ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 30-40 पर स्टॉप लॉस रखना है। 3115 पहला टारगेट और 3135
3140 दूसरा टारगेट है, तो 3115 के पहले टारगेट के लिए बाय करें, 3135 दूसरा टारगेट है और 3040 पर स्टॉप लॉस सकता है। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। आप 3100 के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं खरीदारी के। बजाज फाइनेंस पे ध्यान रखें। वैसे बजाज के दोनों शेयर, बजाज फिनसर्व और फाइनेंस हो, इसमें जब भी कुणाल जी का व्यू आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1-2 दिन से हम भी नोटिस कर रहे थे बजाज फाइनेंस के अंदर कि इसमें अच्छी खरीदारी वापस बनती हुई दिख रही है। 3100 के ऊपर के टारगेट है, ये आपके लिए BTST का एक और सौदा हो गया। अब सीधा चलते हैं रजत के पास। अर्निंग के हिसाब से कैश का वो कौन सा शेयर है जिसके नतीजे ठीक आ रहे हैं? हालांकि ठीक खराब दोनों तरह के नंबर्स रखते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अच्छे नंबर्स ही आपके साथ रहें, ताकि आप उसको नोट भी कर लें। अगर गलती से रह भी गया थोड़ा बहुत शेयर तो अच्छी कंपनी में आप बने रह सकते हैं। तो देखते हैं, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। बताएं रजत आप। जी बिल्कुल, कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज। कैश में है शेयर, लेकिन दमदार एक्शन में। देखिए, एक तो वैसे भी पॉलीकैब की जब से लिस्टिंग हुई है तब से कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव प्ले हो रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और हो सकता है कि KEI इंडस्ट्रीज इस बार नतीजों के तौर पे भी अच्छे नतीजे पोस्ट करे। जो एक्सपेक्टेशन है ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की, उसमें है ये कि मुनाफा लगभग 13.5% की ग्रोथ दिखाएगा, आय में 22.5% का इजाफा देखने को मिलेगा, और इनके ऑपरेटिंग लिहाज से नतीजे काफी दमदार रहेंगे। लगभग 17% की ग्रोथ इनके कामकाजी मुनाफे में देखने को मिल सकती है। फिर एक्सपेक्टेड है 118 करोड़ के आसपास, और मुनाफा लगभग 56 करोड़ के आसपास ये कंपनी जो डिलीवर करेगी Q4 में। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इनका EPC कारोबार तो बेहतर करेगा ही, लेकिन जो केबल कारोबार है उसमें Q3 में इंस्टीट्यूशनल सेल्स बहुत जोरदार थी। लगभग 23% की ग्रोथ देखने को मिली थी, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादातर बुकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स के आधार पर कि 25% से ज्यादा की ग्रोथ जो है वो इंस्टीट्यूशनल सेल्स इस बार भी केबल सेगमेंट में दिखा सकते हैं। ऑपरेटिंग मुनाफे और साथ साथ मार्जिन में लगातार 3 तिमाही से इजाफा देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि इस बार भी मार्जिन पिक्चर बहुत बेहतर आती हुई नजर आए। एक्सपेक्टेशन तो यहां तक है कि लगभग 9% के मार्जिन जो है वो KEI इंडस्ट्रीज डिलीवर कर सकती है। टैक्स रेट जरूर बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद मुनाफे की फिगर बढ़ती हुई नजर आएगी। और वैसे भी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 3800 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। उसका एग्जीक्यूशन आने वाले समय के लिए आय पर असर डालेगा। तो अच्छी कंपनी है। ब्लूमबर्ग का जो मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा था उसमें ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस का जो औसत लक्ष्य है स्टॉक को लेकर वो लगभग 504 के आसपास का है, वहां से तो बहुत नीचे कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, 4000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। रिपोर्ट से कह रहे हैं कि और चलेगा। अर्निंग के हिसाब से रजत आपका एनालिसिस कह रहा है और चलेगा। बस एक ही व्यू बाकी रह गया, वो है टेक्निकल। चलिए एक बार टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। बंसल जी जरा आप ही देखिए इसको, KEI इंडस्ट्रीज, क्या करना है इसमें? देखिए डिम्पी, काफ़ी बढ़िया टेक्निकल रुझान है। अगर आप छोटे मझोली कंपनियों में देखें इसको तो बिल्कुल भी मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करा। बड़े पैमाने पे देखें तो 390 एक अहम सपोर्ट है, और छोटे लेवल्स की बात करें तो 405 एक अहम सपोर्ट है। इन स्तरों पर खरीदना चाहिए। बाय ऑन डिक्लाइंस वाला काउंटर है डिम्पी। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है डिम्पी यहाँ पर 450 और थोड़ा सा आगे चलें तो 6 से 7 महीने में 480 482 के लेवल्स KEI इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। भी आएगा, उसके बाद और भी तेजी आएगी, लेकिन इस बीच बाजार में आ गई है तेजी। और अब 95 अंकों के बढ़त के साथ निफ्टी 11,630 से जो हमने कार्यक्रम शुरू किया था, इसी कार्यक्रम में 11,672 तक तो पहुंच चुके हैं। और इसके पीछे बड़ा कारण है निफ्टी के चलने के पीछे का। अनिल जी लेट हैं आज। नहीं, मैं लेट नहीं हूं। नहीं सर, आप क्या कर रहे थे बताओ? ये बढ़ाने का काम ही कर रहा था पीछे से। ये कैसे, मतलब बाहर से समर्थन, बाहर से धक्का देके कर रहे थे ऊपर? बाहर से समर्थन की भाई बढ़ो 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 बढ़ो। एक्सपायरी के पहले मजा है 24.5 का विक्स और बाजार में उतार चढ़ाव ना हो तो मजा ही क्या है। वो भी एक्सपायरी से एक दिन वो पहले। भी एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो विक्स अपना कमाल कर रहा है। ये विक्स कमाल कर रहा है, और वो कमाल मुझे डेटा में भी दिख रहा है। और अगर आप 2-3 मिनट और देंगे तो मैं एक्चुअली आजकल मैंने थोड़ा सा डेटा है ना हल्का सा लेट करना शुरू इसलिए किया है कि कभी कभी वो 2.5 वाला एक्शन 2.25 की तरफ तक शिफ्ट होता नजर आता है। तो अगले में सिर्फ आपसे 3 या 4 मिनट चाहता हूँ, तब तक मैं डेटा रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, आप कीजिए डेटा रेडी। जब तक किरण जी से मेरे पास एक सवाल है। किरण जी, एक बार जरा डॉक्टर रेड्डीज को आप देखिए। ये शेयर कल और परसों इसने पकाया। अब क्योंकि बाजार चल रहा है तो ये भी डे हाई पे आ गया। बस इसको 2850 पार करना है, जो मेरा अपना एनालिसिस है। मैं ठीक बोल रहा हूँ या फिर इसको और मेहनत करनी पड़ेगी और चलने के लिए? 1850 की बात, 2850 की बात करें एकदम सही है। मेरा मानना है कि पर वो जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है। पोजिशनल के हिसाब से अभी भी बाय किया जा सकता है। 1850, 1860, 2850, 2860 एक छोटा सा बैरियर है सप्लाईज होने पर। मुझे लगता है जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है वो निकल जाना चाहिए। अभी भी बाय किया जा सकता है। 2820 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरे टारगेट्स के लिए जो टारगेट्स उभर के निकल के आ रहे हैं वो करीबन
2870 पहला टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर ये ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा इन द शॉर्ट टर्म। तो मेरा मानना है उधर से अपसाइड काफी बड़ी रहेगी, तो आपको 2900 2930 के लेवल जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है। इस बीच बंसल जी थोड़ी देर पहले बड़े हर्षोत्साहित थे, वो भी कह भी रहे थे कि आधा गिलास अगर आशु सर खाली देख रहे हैं मार्केट के अंदर, तो मैं तो आधा गिलास भरा हुआ देख रहा हूँ। और जब वो बोल रहे थे ना, मैं उनकी आंखों में आपको देख रहा था। क्या बात है, ऐसा? हालांकि मैं थोड़ा दूर बैठा हूँ मुंबई में, लेकिन उनकी आंखों में मेरे को आप देखे थे। बंसल जी अब आ गए हैं, अनिल जी आपका शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा। कुणाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ? अच्छा, कुणाल जी पहले कहेंगे। अनिल जी, बंसल जी की आंखों में आप दिखाई दे रहे थे। आपने शायद आशु जी की आंखों को ध्यान से नहीं देखा। देखिए, आपके सबसे बड़े अनुयायी आशु जी हैं। आपने केवल 2 दिन के लिए चश्मा पहना, आशु जी ने परमानेंटली चश्मा लगा लिया है। तो हमने आपके सबसे ज्यादा मेहनत के साथ, हमने पूरी मेहनत के साथ आशु जी को चश्मे का तेजी वाला चश्मा पहनाया है। अब इस चश्मे में ज्यादा ग्रीन कलर नजर आएगा आशु जी को, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं सिर्फ। चलिए भैया, बंसल जी क्या कह रहे थे आप? देखिए अनिल जी, मैं ये हाईलाइट कर रहा था, जब मार्केट एकदम फ्लैट था तब मेरी रजत से बातचीत हुई थी, और रजत को मैंने बोला था निफ्टी। अच्छा बंसल जी, अच्छा 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। ये आप सिर्फ रजत की बात बोलते हैं, हमारे से कोई नाराजगी है क्या? हम तो आपको खुला मंच दे रहे हैं बोलने के लिए, आप सिर्फ रजत से बात करके बता रहे हो कि बाजार चलेगा। हमने कोई गुनाह किया है क्या? नहीं, देखिए डिम्पी जी, मैं इसलिए रजत का नाम ले रहा हूँ कि तब मार्केट फ्लैट था और मैं ऑन एयर नहीं था। मैंने ऑन एयर जब बोला तब मार्केट 62 पॉइंट ऊपर था और वहां से 40 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ चुका है। और मैं ये हाईलाइट कर रहा था डिम्पी जी की ना, मार्केट जो है ना, इसमें शॉर्ट सेलर फंस गया है और काफी लोगों ने पुटे बेची, एक्सपायरी है, अब इलेक्शन के नतीजे हैं, मार्केट नहीं चलेगा। तो मार्केट होता है, जैसे अनिल जी बोलते हैं, निफ्टी हैज हिज ओन माइंड। तो निफ्टी अब पनिश कर रहा है शॉर्ट सेलर को और काफी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। आईटी स्टॉक्स में हमने टीसीएस, फिर टेक महिंद्रा और अभी एचसीएल टेक रिकमेंड करा है। डिम्पी जी, मुझे लगता है शॉर्टिंग का मार्केट नहीं है इस समय। जिन्होंने भी शॉर्ट कर रखा है वो मार्केट से निकलें, क्योंकि पहले तो एक 11,600 का एक ऑप्शन बैरियर टूटा था, और पिछले अगर आप साल भर की हिस्ट्री लें, जब भी ऑप्शन बैरियर नीचे की तरफ टूटा है तब एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। इस बार कोई फॉल नहीं आया, 30-40 पॉइंट का फॉल आया, और अब शॉर्ट सेलर जो है पनिश होगा और मार्केट ऊपर में सरप्राइज करेगा कल तक में। और ये मौका है, मुझे लगता है आईटी को तो खरीदना ही चाहिए जहां क्लियर ट्रेंड है। बैंकिंग में कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो जहां जहां स्ट्रेंथ दिख रही है वहां पे खरीदारी करें, और जहां पे शॉर्ट सेलर फंसा हुआ है वहां भी खरीदारी करें। अच्छा, तो आप ये बोल रहे कि शॉर्ट सेलर्स मंदी वाले मार्केट से निकले, शॉर्ट से तो नहीं निकले ना, खाली मार्केट से ही निकलने के लिए बोल रहे ना आप? नहीं, देखिए अनिल जी, उनको ना शॉर्ट से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट उन्हें उठा के मार्केट से बाहर फेंकेगा। अनिल जी, इतिहास गवाह है, अगर शॉर्ट सेलर पोजीशन तो काटता नहीं है। आप ही बोलते हो मंदी करने वाला जिद्दी होता है, तो वो जिद में अनिल जी, और मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा है, अभी तो आपका भी मैं वेट कर रहा हूँ अनिल जी, आकलन का, ऑप्शन डाटा का, तो मुझे लग रहा है कि काफी मार्केट होगी और शॉर्ट सेलर को काफी दिक्कत होगी। हाँ, सुबह विश्वेश भी करते कि स्टेम्पेड बाइंग होती है, स्टेम्पेड बाइंग, स्टेम्पेड सेलिंग दोनों होती है। तो वो आज थोड़ी सी कम से कम अभी दिखना शुरू तो हुई है, क्योंकि 100 पॉइंट ऊपर आ चुका निफ्टी। अच्छा सिमी जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप शो में 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए हमारे साथ हो, हमने आपसे एक शेयर के बारे में ना पूछा हो, वो आपको पता है वो शेयर कौन सा है जिसके बारे में ऐसा हो, आप हो पूरे शो में, लेकिन हमने आपसे कभी पूछा नहीं, एक इसके अलावा? जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ, इसके अलावा यूनाइटेड ब्रीवरीज, एसआरएफ। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अभी ये परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। अब है हमारे साथ पूरे शो में, जरा एसआरएफ के बारे में बताइए, क्या करना है अभी? देखिए, सुबह से स्ट्रेंथ ही शो कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी देखिए, इसमें इंट्राडे का लेवल देना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं कोई इंट्राडे लेवल नहीं देने वाली हूँ, पर मैं यही कहूंगी कि मुझे ओवरऑल इसमें सिर्फ तेजी नजर में आ रहा है। जब ये नीचे जाता है वापस से बाइंग अट्रैक्ट करते हैं कोई भी लेवल पर। अब अगर जुलाई महीने से कोई ट्रेंड देखेंगे एसआरएफ की, तो मुझे लगता है कि एसआरएफ ने कभी भी कोई भी पिछला लो को नहीं तोड़ा था। तो एक हायर टॉप हायर बॉटम के साथ ये स्टॉक लास्ट 1 साल से चल रहा है। इनफैक्ट उससे पहले भी ये स्टॉक अच्छा तेजी में था, और इस बार तो मुझे लगता है कि एक बार 2510 2515 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो मुझे लगता है कि एक मतलब 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 100 पॉइंट 150 पॉइंट की तेजी इसमें देखने को मिलेगा। सिर्फ क्या है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाना है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और जो मोमेंटम के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया है।
पर मुझे ये स्टॉक मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 2600-2650 के आसपास देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक एकदम बिल्कुल स्ट्रांग है और कोई भी डीप में खरीदारी करने का ही सलाह होगा। खैर इस बीच एसआरएफ के अंदर तेजी है और आज हमने सुबह सुबह जब फास्ट मनी के शेयर्स खिलाए थे हमने भी एसआरएफ को आज बाय कॉल था, मेरी शीट में था आज एसआरएफ बाय कॉल। अब ये दिन के ऊपरी स्तरों पे आके ट्रेड कर रहा है सर। बिल्कुल, तो इस बीच मेरे डेटा भी तैयार हैं और साथ ही एक बड़ी खबर आने की भी तैयारी है। हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे। तो पहले डेटा देख लेंगे, टाइम हो गया वैसे डेटा का, तो बजाते हैं बिल्कुल स्ट्रेटजी का। इंटरनेशनल मार्केट पहले देख लेते हैं। यूएस के बाजार कल तो अच्छा काम करके गए थे, आज फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। इस बीच दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और होनी है वहाँ पे। पहला, एक तो डेलीगेशन जाना है चाइना में, वो अगले हफ्ते जाएगा, अभी नहीं जा रहा है। और दूसरा, आज क्रूड को लेकर और क्या खबर आती है, एक ये इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि क्रूड अभी $74 के आसपास ही चल रहा है। एक बार क्रूड भी दिखाएं, अभी की सिचुएशन क्या है क्रूड की। $74 के आसपास ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं होना चाहिए। यस, वही 74-30 के आसपास ही चल रहा है। करेंसी भी दिखा दीजिए लगे हाथ। आज ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्टर रहा था क्योंकि सुबह सुबह हम ऑलमोस्ट फ्लैट थे, अभी 23 पैसे की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बस 70 ना आ जाए, इसके भी आदी नहीं हुए हम। 69, 75, 85 जितना भी रहे लोगों को पता ही नहीं चलता, इतना ही रहता है कि हाँ 69 के आसपास चल रहा है, यही बात होती है। बस 70 ना आ जाए, मनोवैज्ञानिक असर आने लगता है मार्केट पे। एक बार जरा ना हांगकांग का बाजार और चाइना का बाजार ये भी जरा दिखा दें, जापानीज मार्केट, क्योंकि आज ये सुबह डिस्टर्ब कर रहे थे। 157 पॉइंट यानी कि ½ नीचे, और जापानीज मार्केट करीब 60 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। उसके अलावा हम हट के आज काम कर रहे हैं। सुबह हांगकांग हमको आवाज़ें तो दे रहा था मेरी बात सुनो, लेकिन हमने सुनी नहीं। करना क्या सर अब निफ्टी पर? निफ्टी पहले देखिए, दो चीज़ है। निफ्टी को ट्रेड करने के दो तरीके हैं और बहुत सही लेवल पे आप सवाल पूछें। जब निफ्टी ट्रेड कर रहा है 11,692 पे, जो कि आज का हाई लेवल है। सॉरी, मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, कैश पे आ जाता हूँ, एक सेकंड सर। 12 पॉइंट का बस प्रीमियम 11,680 पर हमें इस वक्त ट्रेड करें, ठीक है, परफेक्ट है। पहली चीज, जिन लोगों ने सुबह खरीदारी की है बंसल जी के उत्साह को देखते हुए, विश्वेश जी के स्टैम्पीड को समझते हुए, उन लोगों के लिए प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ रहा है 11,700 के आसपास। 11,680, 11,700 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर सुबह की आज की आपकी खरीदारी है तो। जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं उनको निफ्टी 11,680 पर बेचना चाहिए। अच्छा, सिर्फ 20 पॉइंट की स्टॉप लॉस के साथ, 20-25 पॉइंट की स्टॉप लॉस, 11,700 के ऊपर का 5-10 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और तीसरा जो सबसे बेस्ट ट्रेड होगा इन दोनों से भी बढ़िया वाला, वो 700 के पार होगा। हाँ, वो 11,700 के पार निकलने के बाद 2-3-4 मिनट टिक जाए, 3:05 के पहले ऐसा हो जाए तो आपकी जितनी इच्छा है, जितना मन है, जितनी ताकत है, उतना निफ्टी खरीदिए। 50 पॉइंट आपको ऐसे चुटकियों में मिलेंगे 11,700 के बाद। और उसकी वजह बता दूँ, 11,700 के कॉल पे 54 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि हाईएस्ट है। ये अभी भी खड़े हुए हैं? अभी भी खड़े हैं। उल्टा 1 लाख शेयर आज बढ़े ही, कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी तक का 11,700 के कॉल्स में कहीं कोई कमी आती नहीं दिखी। इसलिए अभी मैं क्या मान रहा हूँ, 45 मिनट बचे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11,700 पार नहीं होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ डेटा के हिसाब से। अब डेटा अपनी जगह है और खरीदारी का फोर्स अपनी जगह है। आप एक बार अगर आप डेटा नहीं देखे, इसको, इस कागज को साइड में रख दें, ठीक है, और खाली स्क्रीन देखो, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो मतलब छप्पर फाड़ के निकलने वाला है। उस तरह से मतलब क्या कहते हैं ना डिम्पी, वो बदले की भावना में जो खरीदारी होती है ना, मुझे गिराया किसने, किसकी हिम्मत है जो मुझे नीचे कर दिया, ठीक है, वो उस तरह से ये बढ़ना चाहता है। तो मेरे लिए क्या है, मैं सेफ रहना चाहता हूँ। मैं फ्रेश खरीदारी, अब 12, 13, 15 पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं 11,700 के ऊपर ही खरीदूंगा। अगर 3:05 के पहले 11,700 के ऊपर निकल कर ये टिक जाता है तो मुझे 11,750 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है निफ्टी में। और तब स्टॉप लॉस मेरा 11,650 का होगा और 11,750 का टारगेट। और अगर बाकी आपकी सुबह अच्छे भाव में एंट्री हुई है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है सर, बैंक निफ्टी पे फिर क्या करें? इंटरेस्टिंग है। आप सुबह 7 बजे हमने जो लिंक दिया था 29,250, 29,750, वो बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज दी थी। 29,750 एग्जैक्टली पहुंच गया, 52 आज का हाई है। स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में बचे हुए समय के लिए 29,700 आपके लिए एक तरह से निर्णायक लेवल है। 29,700 के ऊपर आप टिके हुए तो आपके लिए 200 पॉइंट की जगह है, आप 29,900 की तरफ बढ़ सकते हैं। और वो इसलिए है डिम्पी कि 29,700 के नीचे 17 लाख शेयर
कॉल राइटिंग हुई पड़ी है जो रिस्क पर है। अब समझिए इस 17 लाख शेयर में से 5 लाख 7 लाख 10 लाख शेयर वाले मूड बना ले कि आज हम शॉर्ट काट लेते हैं, नहीं रखना है। ग्लोबल मार्केट्स तो ठंडे हैं, रुपया भी कोई खास मूवमेंट नहीं दिखा रहा। एकदम अहम सपोर्ट लेवल 11,550 से निफ्टी घूम गया, 29,400-500 से बैंक निफ्टी घूम गया। शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं, चलो शॉर्ट काट लेते हैं। अगर कोई ऐसा सोचने आ जाए तो ये 29,900 30,000 की तरफ बढ़ सकता है। और इसीलिए 29,700 के ऊपर टिका रहेगा तो तेजी होगी। पहला टारगेट आपका यहाँ पर खरीदारी का 29,800 का बनता है, 29,900 का दूसरा टारगेट है और अल्टीमेटली 30,000 के आसपास का टारगेट बनता है। ठीक है, तो खरीदारी करनी है आपको। अब आप बहुत सेफ रहना चाहते हैं तो फिर आप, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि 29,800 पार करने के बाद खरीदाइए। जिनको सेफ रहना है उनको 29,650 पे खरीदना है, उनको 100 पॉइंट नीचे खरीदना है। बाकी आप अभी खरीद लीजिए, चाहे तो 100 पॉइंट नीचे के लिए लेवल पे और इंतजार करें, वहाँ और खरीदिए, लेकिन ये खरीदने का टाइम दिखा रहा है अभी। ठीक है। वैसे जब आप बोल रहे हैं ना निफ्टी इस बीच 11,690 तक तो आ ही गया, बिल्कुल है ना। 115 पॉइंट की तेज़ी रहेगी, सिर्फ 7-8-10 पॉइंट के बाद 11,700 दिखाएगा। ना केवल दिखाएगा बल्कि टिकाना भी चाहिए। 11,700 के पार 3-4-5 मिनट टिका, इंतजार मत कीजिएगा कि बिल्कुल बजेगा और कल के 2,000 आएंगे। 50 पॉइंट जल्दी से मिल जाएंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान रखें। निफ्टी और बैंक निफ्टी की होगी स्ट्रेटजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं वापस से। PVR एक बार उस पर बात करें, लेकिन इस बीच अनुराग शाह जिसके बारे में आप कह रहे थे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग के पास खबर क्या है? अनिल जी, अनुराग बताएंगे, कोई एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लेकर आए हैं। मार्केट से जुड़ी हाँ, हुई है, मार्केट से जुड़ी है। है? आमतौर पर तो अनुराग की खबरें पॉलिसी से जुड़ी होती है, कॉर्पोरेट से जुड़ी होती है। आज मार्केट से जुड़ी हुई खबर लाया, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है अनुराग, ये ऐसी क्या खबर है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और मार्केट से जुड़ी हुई है? मार्केट से तो जुड़ी हुई है और साथ साथ में एंटरटेनमेंट से भी जुड़ी हुई है। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है एवेंजर एंड गेम मूवी की, और भारत के अंदर भी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है फैंस के बीच में। और अभी जो फिगर्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो प्री बुकिंग होती है इस मूवी की वो पूरी तरह से हाउसफुल चल रही है, जो प्रीमियम शोज़ की। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो लोगों ने टिकट खरीदे हैं 2,400 रुपये तक लोगों ने इसके टिकट खरीदे हैं, और रात के 1 बजे के शो 2 बजे के शो तक के जो टिकट्स हैं वहाँ पर हाउसफुल चल रहा है। ये ऐसी खबरें आई है। बुक माई शो ने एक डेटा रिलीज़ किया है और उसमें बताया है कि उनके केवल प्लेटफॉर्म से 10 लाख टिकट अभी तक बुक हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरे भी जो प्लेटफॉर्म्स है, पेटीएम या फिर जो दूसरे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स है, वहाँ पर भी ज़बरदस्त ट्रैक्शन है और कुछ साइट्स भी है क्रैश हो गई है। तो फैंस को लेकर इतना ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है इस मूवी को लेके जो 26 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। और जिस तरह से ये जो एवेंजर एंड गेम से सीक्वल होगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का, और इसी को लेकर जो इंडिया के अंदर काफ़ी उत्साह, और इसको 2 हफ्ते का मौका मिलेगा क्योंकि जो अगली मूवी आ रही है स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 वो 2 हफ्ते बाद है। गर्मियों की छुट्टियां हैं, जो बच्चे हैं वगैरह वो भी अपने पेरेंट्स के साथ इस मूवी को एंजॉय करेंगे। और ये जो सुपर हीरोज़ का पूरा जो सीक्वल था इन्फिनिटी वॉर वाला, उसका ये आखिरी पड़ाव होगा जिसमें जो सुपर हीरो है वो जो इसके थेसोस को चैलेंज करेंगे। इंटरेस्टिंग। तो PVR माय गॉड 2.5% ऊपर है, 40 रुपये ऊपर है। 40 रुपये ऊपर है। तो बंसल जी, सवाल आपके लिए, टिकट बुक हो गई? अनिल जी, इसकी तो टिकट्स मुझे कुणाल जी ने गिफ्ट करी हैं। हाँ? इनके पास कोई क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स इकट्ठे हो रखे थे तो उन्होंने मुझे 3 टिकट्स गिफ्ट करी हैं, और कल की टिकट्स हैं मेरे ख्याल से, कल परसों की टिकट्स हैं इसकी। इन्होंने 3 टिकट्स मेरे को कुणाल जी ने गिफ्ट करी हैं। और मेरा आपसे अनिल जी अनुरोध है कि इन पे दबाव ना डाला जाए फर्दर और लोगों को गिफ्ट करने के लिए, ये तो मेरे फ्यूचर के गिफ्ट रुक जाएंगे। नहीं, मैं दूसरों के लिए दबाव नहीं डाला, मैं अपने लिए तो डाल सकता हूँ। चलो मैं आशु जी के लिए ना भी बोलूँ उन्हें कि आशु जी को क्यों गिफ्ट नहीं की। हाँ। आप बाकी तो आशु जी को बहुत कुछ मानते हैं ना। फिल्म भी थोड़ी रिलीज लेट होनी है, ये कलकत्ता भी जा सकती है। इसके पीछे एक वजह है। देखिए, आशु जी चश्मा लगाने लगे हैं ऑलरेडी अनिल जी, और आपने भी अभी चश्मा लगाया था 2-3 दिन पहले, तो मैंने आप लोगों की सेहत के मद्देनजर आपको गिफ्ट नहीं किया। नहीं, पिक्चर देखने से आंखें अच्छी होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। क्या बात कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया नहीं ऐसा? हाँ, और सर आंखों से जो पानी निकलता है ना, वो भी एक तरह का क्लींजर ही होता है, साफ ही होता है। हाँ, लेकिन एक संकेत और अभी एक हल्के से संकेत आपको दिया कुणाल जी, जो आपने शायद सुना नहीं या इग्नोर किया, जो भी समझो।
उन्होंने कहा कि अभी पिक्चर में रिलीज होने में 3 दिन बाकी है और ये टिकट्स कलकत्ता भी जा सकती हैं। हाँ, इसका मतलब आप क्या समझे? मतलब जितने पैनल में लोग हैं ना सर, सबका ध्यान रखना है, कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए कुणाल जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल डिप्पी जी, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिमी जी को नाराज करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो सही कह रहे हैं। नहीं समझे क्या आप, सही क्या कह रहे हैं? नहीं कुणाल जी, आप समझे नहीं क्या अभी तक कि आपको टिकट देनी है भाई साहब, आपको टिकट लेनी है और देनी है। भिजवानी आपको क्या जगह? बिल्कुल बिल्कुल समझ गया डिप्पी जी, मैं आपका इशारा समझ गया। पॉइंट्स दोबारा इकट्ठे होने दीजिए, आप सबका नंबर आएगा। चलिए, ये एकदम पूरा हमारे स्टाइल में किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो चलिए पीवीआर स्टॉक है मजबूत। सिमी जी आप ही बता दीजिए अब इसमें करना क्या? 1700 के पार निकला है, खरीदना है क्या? जी बिल्कुल खरीदना है, खरीद के रखिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, मतलब एक आध दिन में 1750 तक का रैली देखने को मिलना चाहिए। इनफैक्ट स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है और कोई भी डीप में खरीदारी करने का ही सलाह होगा। 1750 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगी, उससे पहले ही आ जाएगी 1740, इस लेवल के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगी। मेरा जो टारगेट है 1750-55 का है, हो सकता है एक आध दिन में ही हो जाएगा, बाई फ्राइडे होना चाहिए। और उसके बाद इसका कहाँ पे थोड़ा बहुत डीप आ सकता है, पर डीप में खरीदे फ्रेश स्टॉप लॉस दे सकेंगे। फिलहाल तो 1750 1755 का टारगेट है और 1710 के ऊपर आज अगर क्लोज करता है तो मुझे लगता है कि ट्रेड फ्राइडे तक होल्ड करना चाहिए। ठीक है। अब एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का, क्योंकि बंसल जी और उनके मित्र कुणाल जी इकट्ठे एक ट्रेड देंगे आपको। बताएं बंसल जी। देखिए डिप्पी जी, आज जो सबसे बड़ा अपसेट है वो सीमेंट स्टॉक्स में है। आप देखिए निचले स्तरों से क्या शानदार रिकवरी अल्ट्राटेक में देखने को मिली है। एसीसी का चार्ट भी आप देखें तो वो भी निचले स्तरों से रिकवर हो रहा है, लेकिन जहां बड़ा ब्रेकआउट है वो स्टॉक है ग्रेसिम, जिसमें कि एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी शॉर्ट स्ट्रैप हुए हैं सीमेंट स्टॉक्स में, और यहां पर शॉर्ट कवरिंग के बदौलत, और कल एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग के बदौलत मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 900 के पार जाता हुआ नजर आएगा। तो मौजूदा स्तरों पर ग्रेसिम को बाय करना है। इसमें लेवल्स देंगे राकेश। देखिए डिम्पी जी, काफी स्ट्रांग टेक्निकल रुझान है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है, और अमूमन एक रिटेलर की मानसिकता होती है स्ट्रांग शॉर्ट को शॉर्ट करते हैं, जहां पर कि लोअर टॉप लोअर बॉटम का रुझान एक बार भी नहीं आया है और एक्सपायरी के नजरिए से एकदम बढ़िया कैंडिडेट है नई खरीदारी का। 860 का स्टॉप लॉस है डिम्पी जी, 910 पहला टारगेट, 922 दूसरा टारगेट, और इन दोनों टारगेट्स के लिए ग्रासिम पर खरीदारी की राय है। ओके, तो ग्रासिम में यहाँ पर खरीदारी करने की राय है चार्ट कॉर्नर के तौर पर। ये सुखद परिवर्तन कहा जाएगा, सीमेंट शेयरों में खरीदारी लौटती हुई दिख रही है, ये एक अच्छा संकेत आता हुआ दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर खरीदारी आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स जो और एक्शन में दिख रहे हैं वहाँ पर राय लेना चाहता हूँ। इस स्टॉक को आशु जी आपको बताना है। सेल स्टील अथॉरिटी आज फिर से 3.5% मजबूत है, 56.50 के आसपास, क्या करना है? अनिल जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग काउंटर है। पूरी अभी की मंदी में मेटल्स के ऊपर नीचे होने में नया भाव बना के खड़ा हुआ है और बिल्कुल ताकत से खड़ा हुआ है। अनिल जी, इन एडिशन टू सेल मुझे लगता है कि जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग आई है बाजार के अंदर, अब सेलेक्ट स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है उसमें एस्कॉर्ट्स है। एस्कॉर्ट्स मुझे लगता है सर वापस यहाँ से 20 से 30 रुपए की मूवमेंट हो सकती है, तो 750 के अराउंड एस्कॉर्ट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि 810 से करेक्ट होके 740-50 तक आया था। और अगर मार्केट में जिस तरह की रिकवरी दिखी है उसमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में अनिल जी फिर लॉन्ग शॉर्ट मिक्स रहना चाहिए। तो एस्कॉर्ट्स एक ऐसा काउंटर है, लॉन्ग होना चाहिए। और सेल बिल्कुल पकड़ के खड़ा हुआ है अनिल जी, पूरी किसी भी मंदी में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, नया भाव बना के और ऊपर के भाव पे सस्टेन करा है। तो स्टिल डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है अनिल जी। ओके, सेल मजबूत काउंटर है, एस्कॉर्ट्स और खरीदारी कर सकते हैं। एस्कॉर्ट्स जब बोल रहे हैं आशु जी, तो मैं एक लिमिटेड इंटरवेंशन के साथ पूछ लेता हूं किरण जी को। किरण जी, क्या एस्कॉर्ट में तेजी की जगह दिख रही? देखिए पिछले आधे एक घंटे में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर आया है। अच्छे करेक्शन के बाद ये अभी उछाल दिखा रहा है। मेरा स्टॉप लॉस कैश लेवल से 742 का रहेगा, और ये पुल बैक रैली अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस चलना चाहिए। और ये टारगेट्स के लिए मैं बोलता हूँ 780 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए 2 से 3 दिन के अंदर। ओके,
तो चलिए 2 से 3 दिनों में यहाँ पर और तेजी बन सकती है, लेकिन तेजी बनती हुई दिख रही है। आज एडीएजी की स्टॉक्स में भी यहाँ फिर से रिकवरी होती हुई दिखी। रिलायंस कैपिटल ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा, एक स्टॉक बहुत मजबूती के साथ खुला, फिर कमजोर हुआ, 139 तक नीचे आया, आज फिर से दिन के हाई पॉइंट पर 154 पर ट्रेड करा है। सिमी जी, रिलायंस कैपिटल के चार्ट देखिए, बैंड से बाहर निकला है और है मजबूत। आज वैसे ओपन इंटरेस्ट 12% बढ़ा भी है। कोई ट्रेड बनता है या छोड़ने से? देखिए, एक आध दिन के लिए अगर ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस एक्चुअली मेंटेन करना पड़ेगा। मोमेंटम है ऊपरी तरफ, इसलिए मैं लॉन्ग ही कैरी करने के लिए कहूंगी। पर कल अगर ये मोमेंटम सस्टेन नहीं होता है तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके ही निकल जाना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी होल्ड किया जा सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और इसमें खरीदारी देखने को मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत और रैली इसमें एक्सपेक्टेड है। 165 तक का रैली देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए, हो सकता है स्टॉप लॉस 147 या 45 के नीचे लगाना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए राय रिलायंस कैपिटल पर। यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख रही है। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, ये जो स्टॉक ऊपर आ रहे हैं, बेचना कब है इन्हें? आशीष सर जरा बताइए, अभी बेचना है, थोड़ा इंतजार करें नई सीरीज का? अभी अनिल जी बिल्कुल अभी नहीं बेचना है, इनमें रुकना है, क्योंकि बहुत मंदी हो चुकी है और नीचे का जूस अनिल जी खत्म हो चुका है। सो जो अभी जो पिछले दिनों में जब ये 171 से 180 रुपए का भाव था, जब कुणाल जी ने भी सेल कॉल दी थी टूवर्ड्स 200, तो मुझे लगता है कि एक बार ऊपर जाने दें, उसके बाद ही बेचना चाहिए अनिल जी, क्योंकि आपके पास स्कोप रहता है। क्योंकि इतनी नीचे से जब बंदी आती है तो शॉर्ट कवरिंग रैली जरूर इसके अंदर आती है, जबकि एंड में इनमें कुछ होना नहीं है अनिल जी, लेकिन बेचना अपने भाव से है। थोड़ा इंतजार करें, बेचने के लिए थोड़ा ऊपर आने दें। लेकिन आज सारे कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनती दिख रही है। एडीएजी स्टॉक्स भागे हैं, डीएचएफएल अच्छा रिकवर हुआ है निचले स्तर से, यहाँ पर बढ़िया तेजी बनी है। सीजी पावर देखिए 7.5-8% आज बढ़ा है। पीसी ज्वेलर 6% बढ़ा है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज अच्छी तेजी में है, लेकिन इन सब में से एक बढ़िया स्टार परफॉर्मर है एचपीसीएल, 6% मजबूत, 5% मजबूत होता हुआ दिखा है। एचपी, बीपी, आईओसी तीनों हैं मजबूत। किरण जी, आप तीनों शेयरों के वायदा कारोबार के आंकड़े आराम से देखिए, जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे देखिए। आपको मिलते हैं 3 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब, और वो इसलिए क्योंकि डिम्पी जी हमारे साथ हैं मुनाफे का चुनाव लेकर, यानी कि एक ऐसा शेयर जिनको चुनाव से होता है मुनाफा। आइए देखते हैं। तो डिम्पी, एक के बाद आपके एक स्टॉक बड़े सुपर हिट हो रहे हैं। मुनाफे को चुनाव वाली जो थीम पर आपने गहरी पकड़ में, ये मतलब बचपन तो नहीं पूछूंगा, बचपन के बाद वाला समय, जो मतलब स्कूल कॉलेज वाला जो जमाना था, उस समय चुनाव नाम में बहुत दिलचस्पी ली थी, बहुत। हाँ सर, बहुत दिलचस्पी थी। चुनाव लड़ना भी चाहते थे, अभी थोड़ा नहीं लड़ पाए। हाँ, लेकिन आगे योजना जरूर है। लड़ना भी चाहते हैं? बिल्कुल लड़ना चाहते हैं सर, हमारा कभी पूरा मौका मिलेगा तो चुनाव भी जरूर लड़ेंगे। लेकिन हाँ, काफी सारे लोगों को लड़वाया जरूर है। अच्छा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूसू के इलेक्शंस होते हैं, स्टूडेंट यूनियन के। तो उसमें 2-3 हमारे ऐसे मित्र थे जिनके लिए हमने खूब प्रचार प्रसार किया, और वहां से हमको पहली कह सकते हैं चुनाव की लत लग गई थी कि चुनाव के अंदर कैसे आपको पार्टिसिपेट अच्छा, करना तो है। एक चीज बताइए, आप स्टॉक बताए उससे पहले, अगर कभी गलती से मैं चुनाव लड़ने का मन बना लूं, हाँ, तो आप मेरे वो प्रचारक प्रशांत किशोर टाइप रणनीतिकार बन जाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, और आप कहेंगे तो उससे कहीं आगे का भी रोल आप अपना फीस तो है। फीस तो नहीं लेंगे? नहीं सर, वो फीस की कोई जरूरत नहीं, बस आप जब बनेंगे तो मेरे को आप ओएसडी रख लीजिएगा। लेकिन ठीक है, मैं तो खाली ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन आपका जो चुनाव लड़ने का विचार है, उस पर हम सब की तरफ से आपको बिना शर्त पूरा समर्थन है। आशु जी, कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी और सिमी जी की तरफ से भी आपको पूरा समर्थन। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो हमारी तरफ से तन मन धन, नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, दोनों देंगे हम आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये तो देशव्यापी समर्थन हो गया। फिर पुणे से लेकर कलकत्ता तक, दिल्ली तक, सबका समर्थन एक ही साथ हमको मिल गया। बिल्कुल, बताइए सर, स्टॉक कौन सा चुना है आपने? सर वैसे तो ये जो शेयर है हमने वरुण बेवरेजेस शेयर है, ये चुनाव के साथ जुड़ा है, लेकिन इसका मौसम गर्मियों का भी आ चुका है और चुनावी मौसम भी है। जब दो मौसम एक साथ जुड़ जाए ना, तो शेयर के अंदर बहुत जबरदस्त मूव मिलता है। मैं आपको वजह बताता हूँ। चुनावी मौसम को ध्यान में रखते हुए और गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए 3 चीजें आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं और पूछते भी हैं। पहला सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरा पानी, और तीसरा जूस। आपके घर में कोई आएगा, सबसे पहले आप बोलेंगे आप सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे, वो कहेंगे नहीं। आप बोलेंगे आप जूस ले लीजिए, बोलेंगे नहीं। तीसरा बोलेंगे तो पानी तो ले ही लीजिए। तो ये तीनों के अंदर ही है, इसलिए इसका चुनाव हमने किया है कि ये
खातिरदारी का और मौसम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आप जूस पे ट्रोपिकाना पिलाएंगे तो ये भी है, आप पेप्सी पूछते हैं तो ये भी यही बनाती है, और एक्वाफिना जो पानी है वो भी इसी बिजनेस के अंदर भी ये है। तो 27 साल से पेप्सिको का ये पार्टनरशिप के साथ भारत में कंपनी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अमेरिकन कंपनी है वैसे पेप्सिको, लेकिन अमेरिका के बाहर जिसकी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है वो वरुण बेवरेजेस ही है। पहले अमूमन लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ ये पैकेजिंग वाली है, बॉटलिंग वाली कंपनी है। ये बॉटलिंग वाली कंपनी नहीं है, फ्रेंचाइजी है बकायदा। यानी कि जो भी पेप्सिको के नए प्रोडक्ट आएंगे बतौर फ्रेंचाइजी भारत में बेवरेजेस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी इसको बेचेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चुनावी सभा हो या चुनावी यात्राएं हो, आपको ही पता है अगर 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, 15-15 राज्यों में हैं, तो इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी सभाएं होंगी। उस सभाओं के अंदर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट तो दे नहीं सकते जो कि बैन लिस्ट में हो, कई स्टेट्स में आपत्तिजनक हो, लेकिन आप इनके प्रोडक्ट सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं सभाओं में, बिना हिचक के भी होते हैं। एक और बात, ये कंपनी 17% की ग्रोथ दिखा रही है लगातार पिछले 5 साल में। इस 5 साल में कई बार अच्छी बारिश आई, कई बार अच्छा सूखा भी पड़ा, लेकिन 5 बार की जो एवरेज ग्रोथ है वो 17% की है। इसलिए ये बिल्कुल ठीक दिखती है और हमको लगता है चुनावी समर में अच्छा चल जाएगा। 27 राज्य में इनका कारोबार है और 5 देश और भी हैं भारत के अलावा जहां पे इनका बिजनेस है, इसलिए कंपनी अपने आप में ठीक है। मैं इसके फाइनेंशियल आंकड़ों पे भी जाता हूं। हालांकि एक रिपोर्ट थी, एक क्या कई सारी रिपोर्ट्स हमको मिली जो इसके ऊपर के टारगेट हैं, लेकिन आज एक नई रिपोर्ट की भी घोषणा कर देते हैं। वो है kiranjadhav.com। किरण जाधव हमारे साथ हैं, बाकायदा उनके पोर्टफोलियो में भी हैं, इसलिए एक नई रिपोर्ट आपके सामने अभी तत्काल एकदम से रख देंगे। पुरानी रिपोर्ट पे क्या जाना। अब मैं आपको जैसे फाइनेंशियल आंकड़े दिखाता हूं, आय और प्रॉफिट, सिर्फ 2 ही चीज देखिएगा। वैसे तो हमने मार्जिन्स भी निकाले हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसका आय 16, 17, 18 3 साल की आय आपके सामने है, हर बार बढ़ते क्रम में। पहले 3,500 कमाते थे, फिर 4,000, अब 5,000, अब 5105 ये शगुन इनका आ गया सेल्स का। दूसरा मुनाफा 16, 17, 18 3 साल का मुनाफा है। इसके अंदर कमजोर पक्का मानसून सब कुछ आया और चुनाव का फ्लेवर तो कब है ही। 150-200 करोड़, अब 300 करोड़ रुपए के आसपास का कमाई करते हैं। मार्जिन्स, इनमें मार्जिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि ये शुगर भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसके ऊपर नीचे होने से मार्जिन्स कैसे रहते हैं। तो 16, 17, 18 में इनके मार्जिन्स भी बढ़े हैं। पहले 3.9% के मार्जिन्स कमाते थे, अब एक करीब 6% का मार्जिन रखते हैं, यानी कि हर 100 रुपये में से 6 रुपया सीधा सीधा सूखी कमाई जिसको हम कहते हैं वो इनके पास है। तो चुनाव और गर्मियों दोनों का फ्लेवर इस शेयर के अंदर दिख रहा है, वरुण बेवरेजेस के अंदर। ओके, तो वरुण बेवरेजेस, किरण जी का आपने जिक्र किया, किरण जी की भी रिपोर्ट है इस पे। किरण जी अभी आपको रिपोर्ट बता देंगे सर। किरण जी बताइए। अनिल जी, मेरा पोर्टफोलियो का काउंटर है जहां पे मैंने लॉन्ग टर्म व्यू लेके रखा है और मेरा मानना है कि ये करीबन 1600 के लेवल्स आपको 1 से 1.5 साल के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। 10 की कमाई में मैंने ये रेकमेंड कर चुका हूँ। क्या बात है। तो वरुण बेवरेजेस है वो स्टॉक जहां पर आप देख सकते हैं एक्शन चुनाव की वजह से ये है डिम्पी की रिसर्च। इस बीच 11,700 के पार निकल चुका है निफ्टी और निकलने के बाद रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहा है। 11,717 आज का हाई पॉइंट। हम कह रहे थे कि 11,700 के पार निकलने के बाद इंतजार मत कीजिएगा, सोचिएगा मत कि बिगुल बजेगा और कल के 2000 आएंगे। 50 पॉइंट की तेजी के लिए आप खरीद दीजिए और ऐसी ही तेजी आपको बनती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी में 29,900 की तरफ बैंक निफ्टी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि अभी आपको कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में 29,900 के दर्शन बैंक निफ्टी पर हो जाए। बात करते करते भी पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं है। वहाँ कंजेशन जोन है 29,900 30,000 की रेंज में। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करिएगा, लेकिन एक बार 29,900 से 30,000 की रेंज में जाने को बैंक निफ्टी बेताब है, तैयार है। डेटा भी बता रहे हैं कि, और आज सुबह एक ही चीज़ हम बार बार डिम्पी बोल रहे थे, 2 दिन पहले जितने लॉन्ग थे लोग जरूरत से ज़्यादा, आज उतने ही जरूरत से ज़्यादा शॉर्ट हो गए। बिल्कुल। और अब ये जो 11,700 के पार निकला है, भगवान भला करे उन 53 लाख शेयरों के कॉल राइटर्स का, उन्हें अच्छी नींद आ जाए आज रात को, यही हमारी शुभकामनाएं। क्योंकि 11,700 के पार निकले, 50 पॉइंट वो चुटकी बजी थी ना से। हाँ, 3 बार चुटकी बजी। हाँ, तो वो देखो 25 पॉइंट मिलने में तो 2.5 मिनट भी नहीं लगे ऐसा इससे। तो ये भाग रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 29,900 तुरंत पहुंचने की तैयारी बैंक निफ्टी की भी है। देखिए बात करते करते 60 पॉइंट ये भी बैंक निफ्टी ऊपर आ चुका है। ठीक है, 726 अभी निफ्टी का स्तर है और करीब 450 अंकों की बढ़त है। आज सुबह शायद ही मुश्किल से बताया जा सकता होगा कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी एक ही सेशन में आ जाएगी। हाँ, तेज़ी आएगी इसका अनुमान बहुत हद तक लग रहा था, बट इतनी अच्छी तेज़ी आ जाएगी ये अब थोड़ा मुश्किल था।
अच्छा कुणाल जी, ये बीपीसीएल एचपीसीएल अच्छे खासे मूव दे चुके हैं। एक बार जरा बीपीसीएल का चार्ट आप देख के बताइए, जिनके पास पोजीशंस हैं, आज का अच्छा मूव देख लिया, उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी रख लेना चाहिए? देखिए, मेरी राय में करना चाहिए डिम्पी जी। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इन स्टॉक्स में स्ट्रक्चर कमजोर है, लगातार लोअर पिक्स देख रहे हैं। डबल टॉप बना था बीपीसीएल में, उसके बाद से नीचे आ रहा है और अभी ये जो रैली आप देख रहे हैं, मुझे लगता है पुल बैक मात्र है। अच्छा पुल बैक आया है तो इसका इस्तेमाल करके एक बार के लिए निकल जाने में बेहतरी। ठीक है, एक बार अगर आप प्रॉफिट बुक इंट्राडे के हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि जिनके पास थोड़ी एवरेज हुई होगी उनकी बात अलग है, लेकिन जिनके इंट्राडे की पोजीशन है, एक बार वो प्रॉफिट बुक करना चाहें तो एक बार वो कर सकते हैं ज़रूर। किरण जी के पास चलते हैं BTST के सौदे के साथ। बताएं किरण जी। डिम्पी जी, बजाज फिनसर्व बाय करके चलना चाहिए। अभी आपका स्टॉप लॉस, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस रहेगा 7570 और टारगेट के लिए 7760 कल सवेरे तक देखने को मिल जाना चाहिए। एक बार टारगेट वापस से बताएं, वापस सर। टारगेट और स्टॉप लॉस 7570 आपका एक का स्टॉप लॉस। एक बार टारगेट वापस से बताएं, इसे सुन नहीं पाया। 7760। ठीक है, 7760 टारगेट है, 70 एक स्टॉप लॉस है बजाज फिनसर्व। थोड़ी देर पहले कुणाल जी बंसल जी भी कह रहे थे कि एक बार बजाज फाइनेंस को रखें, और इधर तो भाई थी हैं बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, तो एक चला तो दूसरे का चलना स्वाभाविक था, दूसरे को आपने पकड़ा और अभी ये 7760 की तरफ बढ़ता हुआ शेयर है। ठीक है, बैंक से बेनिफिट के लिए देवांशी भी जुड़ चुकी है, देखते हैं बैंक से बेनिफिट। बताएं देवांशी। बिल्कुल, आज 7 शेयर्स हैं जो यहाँ पे बैन में है और ये सारे के सारे शेयर्स हैं जो बने रहेंगे, क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन कोई भी शेयर में यहाँ पे 80% से नीचे नहीं हुई है। लेकिन एक शेयर है वोकार्ड फार्मा, जहाँ पे 95% से ज़्यादा की मार्केट वाइड पोजीशन बन चुकी है, करीब 97%। तो वोकार्ड फार्मा एक स्टॉक है जहाँ पे ये बैन में आने की कगार पर है। अच्छा ठीक है, 90 वोकार्ड आ जाएगा, आ सकता है। 97 चल रहा तो वो खाड़ आ सकता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए। और डिम्पी, जो 29,750 के आसपास, जब हमने 2:45 बजे आज बैंक निफ्टी का विश्लेषण किया, 29,750 पे खरीद लीजिए, 29,650 पे और खरीद लीजिए अगर आए तो। 29,900 का टारगेट आज का हाई जरा आप बताने का कष्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, मैं बता देता हूँ एक बार जरा। कैश का बताइएगा, मैं कैश के लेवल, मैं कैश का ही बताता हूँ आपको। आज का हाई, आज का जो हाई है वो है 29,900 का, .70 भी पीछे, तो ये कैश के लेवल है। टारगेट हासिल, टारगेट हासिल 2:45 बजे से 3:05 के बीच में, 20 मिनट में 150 पॉइंट काम कर लिया, 150 पॉइंट। और 29,800 पार होने के बाद भी कहा कि 29,900 तो आ ही रहा है, और 29,900 पे प्रॉफिट बुक करिए, 29,900 30,000 के रेंज में प्रॉफिट बुक करिए। तो बैंक निफ्टी सही सटीक, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल डॉट उसी पॉइंट पे। खैर 150 अंक ऊपर आ चुका है निफ्टी, और सेंसेक्स के अंदर भी अब 550 अंकों की बढ़त है। एक बार वोकार्ड ही देख लेते हैं, अगर जो बैन में जा रहा है तो। एक बार कुणाल जी आप जरा देखेंगे वोकार्ड। देखिए डिम्पी जी, चार्ट स्ट्रक्चर वोकार्ड का देखा जाए तो मुझे कमजोरी दिखाई देती है। आप देखिए बाजार में अच्छी रिकवरी आई, सभी स्टॉक्स निचले स्तरों से अच्छा रिकवर कर रहे हैं, वोकार्ड अभी भी कमजोरी दिखा रहा है। और अगर आज ये जिस तरह का स्ट्रक्चर है, अगर इसने 425 रुपए के स्तरों के नीचे आज बंदी दी तो मुझे लगता है कि 400 तक का भी लेवल आता हुआ दिख सकता है। तो वोकार्ड बैन में बाहर आने के बावजूद किसी तरह की तेजी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन स्तरों पर भी मुझे लगता है कि स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एक बार वोकार्ड को तो अवॉइड ही किया जाए। हालांकि इस बीच काफ़ी सारे शेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने तेज़ मोमेंटम गति पकड़ ली है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी के शेयर भी हैं। SCL टेक भी अच्छा चल रहा है, TCS भी ऊपर आया है। एक बार आशु सर, इस पे दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन है, IT स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? ये वैसे तो सेवर भी बन जाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा पिछले 2-3 दिन जब बाजार थोड़ा कमज़ोर हो रहा था, IT इकलौता था, भले वो पूरा नहीं संभाल रहा था बट फिर भी संभाल रहा था। SCL टेक, TCS दोनों पे बाइंग आ रही है, आपका जरा व्यू सर। बिल्कुल डिम्पी संभाल रहा था। और अगर आपको ध्यान हो, लास्ट वीक जब इन्फी के रिजल्ट्स और गाइडेंस के बाद 725 के अराउंड आया था, तब भी हमने कहा था कि इन्फी को शॉर्ट नहीं करना, इसमें कॉन्ट्रेरियन कॉल लेनी है, चले कब चले या कुछ दिन तक थम सकता है, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। तो डेफिनेटली TCS भी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इन्फी भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और मुझे लगता है कि कल जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग हमने देखी है, क्योंकि ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था डिम्पी, जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग आई है, ये तो जिस तरह से 700 से ऊपर और बैंक निफ्टी गया है, तो मुझे लगता है सेलेक्ट काउंटर्स जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो और चल सकते हैं, और उनमें IT डेफिनेटली लीड करेगा।
ठीक है, आईटी लीड कर सकता है, टीसीएस एकदम से तेज हुआ है। कुणाल जी, आपको ध्यान है आपने टीसीएस दिया था 1-2 दिन पहले, आप कह रहे थे और तेजी आ सकती है, 2100 अब 2200 की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी रखे ना जिनके पास पोजीशन है, कुछ और बढ़ा भी सकते हैं क्या? बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए आज सवेरे भी बंसल जी ने टीसीएस की बात की थी और इसमें एक ब्रेकआउट आने की हमने पहले भी बातचीत की है। जब 2100 रुपए के ऊपर टीसीएस ने ब्रेकआउट दिया था उस समय मैंने और राकेश जी ने मिलकर के इस पर खरीदारी की राय दी थी। मुझे लगता है 2250 तक की यात्रा है टीसीएस की, तो अभी भी यहाँ जगह है। लगभग 60 से 70 रुपए की तेजी आपको टीसीएस में देखने को मिलेगी। एचसीएल टेक में अभी कुछ समय पहले बंसल जी ने खरीदारी की राय दी। मुझे लगता है कि जो आईटी कंपनीज हैं, स्पेशली जो मेन लाइन आईटी कंपनीज हैं, सब में बड़ा ब्रेकआउट है और सबसे ज्यादा जो बेहतर ब्रेकआउट है वो रिलायंस में दिखाई दे रहा है। और रिलायंस का ब्रेकआउट बहुत मटेरियल है, क्योंकि अगर रिलायंस चलेगा तो मुझे लगता है पूरा बाजार साथ चलेगा। रिलायंस में जो ब्रेकआउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। मुझे लगता है रिलायंस 1425-30 के लिए बढ़ रहा है, तो निफ्टी का भी आउटलुक जो है आने वाले दिनों के लिए पॉजिटिव दिखाई देगा। आज सुबह और शाम दोनों टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हुई थी। पहला सुबह जब हमने नितिन जी से पूछा था कि एक ऐसा शेयर बताइए जिसमें आपका सबसे ज्यादा कन्विक्शन होने का, एक नहीं मैं दो बताता हूं। एक उन्होंने बताया था विप्रो, दूसरा बताया था रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो हमने सिमी भौमिक से भी यही बात पूछी कि सबसे कन्विक्शन वाला शेयर आप बताइए, उन्होंने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोनों की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज आया और अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर। अब कुणाल जी भी यही कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि रिलायंस चलेगा तो बाजार कैसे नीचे आएगा। 1390 ये जो लेवल है रिलायंस का अभी, हाँ। ये था लेवल जिस दिन नतीजा आए उसके ठीक एक दिन पहले का हाई का। हाँ। और नतीजा आए शाम को गुरुवार के दिन, लंबे वीकेंड के पहले। हाँ। सोमवार को रिलायंस ने अपना रिएक्शन दिया और तब भी 1390 का ही हाई बनाया था और वहाँ से 1340-45 तक करेक्ट हुआ। वहाँ पर हमारी शॉर्ट करने की राय थी कि भाई 1390-1410 की रेंज में आप शॉर्ट करिए। अब इसको खरीदना चाहिए डिम्पी, मेरा ये मानना है कि 1410 के ऊपर, 1405-1410 के, ये वो रेंज है 1400 के आसपास आकर रिलायंस में आती है प्रॉफिट बुकिंग। तो ये 1400-1410 की रेंज को पार करके बंद दे दे, फिर फ्रेश खरीदारी कीजिए, फिर 40-50 रुपए और मिल जाएंगे आपको। अगर 1410 के पार निकला 1450 आराम से मिलेगा, तब लीजिएगा। अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए थोड़ा फेवरेबल कम है। मैं 1350-60 पे खरीदना और 1390 पे बेचना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो 1410 की रेंज जो कंजेशन जोन है, मेरे ख्याल से शायद 52 हफ्तों का हाई वही है क्या? आई पर मेरे को चेक करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे ख्याल से इसीलिए शायद वो वहाँ पर जाकर बार बार रुकता है, लेकिन उसको पार करेगा तो फिर मज़ा अलग आएगा इसमें। ठीक है। हाँ, अब जो कह रहे थे 52 वीक हाई वो 1406 का है, 1406। हाँ बराबर, तो अब उसको पार करना है, 15 रुपये छोड़ दें, है ना? ठीक है। इस बीच अब नतीजे भी क्योंकि कई कंपनीज के आने हैं, जो कल नतीजे जिन कंपनीज के आ रहे हैं उसमें है मारुति और टाटा स्टील। हालांकि टाटा स्टील को लेकर आज ज़्यादा रुझान अच्छा दिखा नहीं, बट मारुति और टाटा स्टील के नंबर्स के बारे में पता कर लेते हैं। तो मेरे साथ रजत जुड़े हैं, आपको बताएंगे मारुति के बारे में, आशीष आपको बताएंगे टाटा स्टील के बारे में। तो रजत कीजिए, मारुति के नंबर्स के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, नतीजे तो वाई एंड वाई बेसिस पे देखेंगे तो खराब ही दिखाई देंगे आपको। हालांकि तिमाही दर तिमाही हम बार बार ये कह रहे हैं कि ऑटो नंबर्स हो सकता है कि तिमाही दर तिमाही थोड़ा इंप्रूव कर जाए, लेकिन सालाना आधार पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 10.5% मुनाफा घटता हुआ नजर आएगा। 1682 करोड़ ये फिगर मारुति सुजुकी मुनाफे के तौर पर रिपोर्ट कर सकती है। 10.5% का ड्रॉप है। आय 0.4% के आसपास ही घटेगी, कोई मेजर यहाँ पर सेटबैक नहीं होगा। लेकिन इनका कामकाजी मुनाफा देखें तो वहाँ पर लगभग 16% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। इस बार कामकाजी मुनाफा 2538 करोड़ आने की उम्मीद है। और मार्जिन प्रॉब्लम यहीं पर ही है कि जो 14.25% के आसपास के मार्जिन थी वो घटकर रह जाएंगे 12%। ये तो ही सालाना आधार पर बात, लेकिन अगर इसमें आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो मुनाफे के फिगर भी 13% बढ़ेगी और आय भी लगभग 7% बढ़ेगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि वॉल्यूम्स जो पिछली बार भी मारुति बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करके गई थी, वॉल्यूम ग्रोथ थी नहीं। इस बार वॉल्यूम फिर भी ठीक देखने को मिलेंगे। 0.7% के आसपास ही सालाना आधार पर वॉल्यूम घटेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मेजर सेटबैक नहीं लगेगा जो बीती तिमाही में देखने को मिला था नतीजों के बाद। और साथ ही साथ इनके जो तिमाही आधार पर देखें तो वॉल्यूम में 7% की ग्रोथ है, यानी कि गाड़ियां ये इस तिमाही में ज़्यादा बेच पाए हैं पिछली तिमाही के मुकाबले। तो उसके चलते मैं कह रहा हूँ कि तिमाही नतीजे ठीक, लेकिन सालाना आधार पर क्योंकि बिक्री ही घट गई है तो उसका नतीजा इस बार इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। डिस्काउंट और साथ साथ अन्य खर्चे ये भी कहीं ना कहीं असर डालेंगे इस बार मुनाफे के फिगर। ठीक है, एक बार किरण जी आप जरा मारुति के बारे में जरा देखिए तो ये क्वार्टरली नंबर और मंथली नंबर का बेसिस, माफ़ कीजिए, मंथली और क्वार्टरली और ईयरली ये दोनों थोड़ा अलग अलग दिख रहे हैं। तो आप जरा देख के बताएं चार्ट कैसा दिख रहा है आपको? नहीं, ब्रॉडर टर्म्स में चार्ट साइडवेज में है। इधर ऑन द हायर साइड 7500 7600 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है।
शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा पुल बैक मार्केट की वजह से मिल सकता है 7200 तक, पर इसके ऊपर जाने की अभी उम्मीद नहीं, क्योंकि कल जो क्रैक आया था काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ वर्टिकल क्रैक आया था। जब इतनी बड़ी डिलीवरी निकलती है तो एकदम से इसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ये है। तो एक काम करेंगे, फिर कल सुबह भी एक बार देख लेंगे मारुति में कि क्या किया जाए, क्योंकि अभी तो क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं और इस तरह की क्लोजिंग अगर कल हमको ओपनिंग में भी ऐसी कुछ रुझान मिल जाए तो फिर एक बार मारुति के बारे में फिर से चर्चा करेंगे, आपको फिर से बताएंगे। फिलहाल अभी कोई ट्रेड मत लीजिएगा, सिर्फ रिजल्ट जान लीजिए कि इसके नतीजे आ कैसे रहे हैं। ऐसे आपको एक और नंबर भी देखना है, वो है टाटा स्टील का। आशीष बताएं उसके बारे में आप। टाटा स्टील के कल नतीजे आएंगे और हमारा अनुमान यह है कि नतीजे कमज़ोरी रहेंगे। घरेलू डोमेस्टिक जो बिक्री है वो 15 से 18% रहने का अनुमान है। देखिए, बिक्री बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन समस्या एक ही है कि तिमाही के दौरान स्टील के दामों में काफ़ी गिरावट थी, जिसकी वजह से मार्जिन्स पर आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। एबिटा में मामूली 3% की बढ़त देखने को मिल सकती है। हमारा अनुमान है कि जो एबिटा मार्जिन्स हैं वहाँ पर गिरावट होगी, 18% से गिरकर 15.7% रहने का अनुमान है। एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि रेवेन्यू में लो बेस का फायदा मिलेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर के दौरान इनका जो कलिंगानगर प्लांट था उसके ब्लास्ट फर्नेस में कुछ दिक्कतें थी, जिसकी वजह से प्लांट में 10 दिन का शटडाउन हुआ था। तो रेवेन्यू में छोटे बेस का बेनिफिट मिलेगा, बट डिसअपॉइंटमेंट फिर से हो जाएगा मुनाफे के फ्रंट पर, क्योंकि ब्याज खर्च, डेप्रिसिएशन और टैक्स का जो खर्च है वो बढ़ेगा। उसकी वजह से जो एडजस्टेड मुनाफा है उसमें करीब 25% की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है आशीष, ये बीच में ना कुछ एक रिपोर्ट आ रही थी, इसकी प्रोडक्शन कट किया है इन्होंने कुछ अपने प्लांट में, उस पर क्या अपडेट है? वो सब इसके नंबर्स के साथ जुड़ेगा या फिर वो अगले क्वार्टर्स में कैलकुलेट होगा? वो अगले क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, इस क्वार्टर्स में नहीं आएगा? इस क्वार्टर्स में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टर कंप्लीट हुआ है, उसकी इस क्वार्टर में नहीं होगा, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, एक बार कुणाल जी से पता कर लेते हैं। एक बार टाटा स्टील, कुणाल जी एक बार इसके भी जरा चार्ट देखें तो आप। देखिए, चार्ट पर अगर आप देखें डिम्पी, तो इस स्टॉक में कमजोरी हमने पिछले 3 दिनों में देखी है। एक डबल टॉप पैटर्न बना, यहाँ पर ब्रेकडाउन आया और मुझे लगता है कि अब ये 510 के आसपास उस पैटर्न का जो इम्पैक्ट आना था वो समाप्त हो गया है। आज निचले स्तरों से अच्छा रिकवरी है, लेकिन कोई खरीदारी की राय नहीं है। एक पुल बैक जरूर बन सकता है जो कि 535 तक इसको ले जा सकता है, लेकिन कोई रनअवे रैली आएगी उसके संकेत अभी चार्ट पर नहीं है। तो मेरी खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है 520 का एक स्टॉप लॉस रखें, 535 के आसपास निकलने की चेष्टा करें। तो ये है आपके लिए टाटा स्टील पर आए, नतीजे आने वाले हैं कल और उस लिहाज से अभी ले सकते हैं आप ट्रेड। लेकिन एक ट्रेड के लिए मैंने बहुत देर पहले ही बोला था किरण जी से, हाँ, वो एचपीसीएल के बारे में, HPPIUC निकाल के रखना। और एक ट्रेड के लिए और बोला था, वो आप भी भूल गए और कुणाल जी और राकेश जी भी भूल गए। वो कौन सा ट्रेड था? यही तो बात है ना, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे सुबह 10:15 बजे। हाँ, कुणाल जी आपको बताने वो रणनीति, ऐसी रणनीति जो सुबह से अनिल जी कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त रणनीति होगी, याद आया? तो बिल्कुल याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। वो रणनीति है क्या वैसे? अगर मैं भूल जाता तो इस तरह, यही तो फर्क है ज्यादा बादाम खाने और कम बादाम वाले में। चलिए, तो कुणाल जी, राकेश जी एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी देने के लिए तैयार है। आपको चुनावों को किस तरह से ट्रेड करना है, इलेक्शंस। अरे वाह, हाँ, इलेक्शन पर ट्रेड करने के, इलेक्शन पर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी कुणाल जी और राकेश जी दे रहे हैं, वो हम उनसे लें। उससे पहले एक बार जरा HPPIUC पे जरा राय दीजिए किरण जी, इनमें से क्या कुछ खरीदना है क्या? तीनों के चार्ट्स अगर देखते तो HP ही सबसे बढ़िया देखने को मिल रहा है। गिरते हुए HPCL अच्छे खासे शॉर्ट पोजीशंस बन चुकी थी, पर एक इंपॉर्टेंट लेवल था 250 का, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली और उसकी वजह से बहुत सारे शॉर्ट ट्रैप हो चुके हैं। मेरा मानना है कि कल के लिए आपको HPCL ही लॉन्ग करके चलना चाहिए। 278 282 ये टारगेट्स रहने चाहिए कल के लिए और स्टॉप लॉस 264 पे रखना चाहिए, यानी 4-5 रुपए का रिस्क है और काफी बड़ा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, HPCL पे तो हो गया रहा है। इस बीच कुणाल जी, बंसल जी भी अपनी स्ट्रेटजी रखेंगे। आशु सर, एक छोटी सी चीज मेरे को आपसे पता करनी है, जैसे आपने येस बैंक देखा, जेट देखा, PC ज्वेलर्स देखा और भी ऐसे कई शेयर आप टाइमली देख लेते हैं, आपने DLF को देखा है? यहाँ पे 176 रुपये में DLF आपकी नज़र में शुभ संकेत दे रहा है या फिर अभी इसको थोड़ा रुकना चाहेंगे इसमें आप? डिम्पी 200 के अराउंड एक बाइंग कॉल दी थी, सिर्फ 10 रुपए बढ़े थे और उसके बाद लगता था बढ़ेगा और वहां से 35 रुपए नीचे आ चुका है।
सो आई थिंक ये भी इस एक्सपायरी में अगर बढ़ना होगा तो डिम्पी ये भी इस एक्सपायरी में आप देखो ना, अगर 175 से लेके 200 रुपए तक किसी ने भी लिया हुआ तो फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है वर्स्ट केस सिनेरियो 165 है, जो कि एक पिछले दिनों में भी कई बार आता है, बट ये समहाउ डिम्पी मुझे लगता है कि आगे पीछे करके चलेगा। लेकिन अब तो वो अनिल जी की बात बिल्कुल ट्रू हो रही है कि जो दिल्ली से करे प्यार और डीएलएफ से कैसे करे इनकार। सो आई थिंक नाउ एट दिस लेवल टू बाय आई विल बी मोर विशफुल देन एक्चुअल। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिम्पी ये लगता है कि क्रॉस करेगा, बट आई थिंक इसमें जो कुणाल जी के लेवल्स हैं ना वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। बट डेफिनेटली जब तक अभी 185 क्रॉस नहीं करता मुझे नई मूवमेंट नहीं दिखती है। बट कहीं ना कहीं डिम्पी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेने का मन है। और मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी तक जो यहाँ का बॉटम बनना चाहिए था ये बॉटम बनना चाहिए, और अगर किसी के पास ऊपर का होल्ड है तो होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, होल्ड तो आप रख सकते हैं। हालांकि कुणाल जी तो 204 के ऊपर खरीदेंगे, ये मैं बिना पूछे उनसे बता सकता हूँ। वो तो 204 के ऊपर इससे आएंगे। डीएलएफ 204 तो पहुंचता ही नहीं है। 176 से 204 बहुत दूर नहीं है। 30 अभी टूट के 176 हुआ है। वैसे वो हम 194 196 पे भी पूछते थे, वो कह रहे थे कि 204 आएगा मैं तभी खरीदूंगा। ऐसा क्या है 204 में कुणाल जी? नहीं अनिल जी देखिए 204 का स्तर मैंने पहले बताया था, उसके बाद इसमें गिरावट आई और गिरावट आने के बाद फिर से डिम्पी जी ने मुझसे सवाल किया था, तब मैंने नया लेवल बताया था जो भूल गए हैं डिम्पी जी। वो लेवल है 187 का लेवल है। अच्छा। 187 के ऊपर जाएगा डीएलएफ तो डेफिनेटली फिर से बाय करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जिनके पास निवेश है, मेरी तरह मेरा अपना निजी डिस्क्लोजर है, मेरे पोर्टफोलियो में है, जिनके पास है उन्हें बने रहना चाहिए। ओके, पोर्टफोलियो में है तब तक टेंशन नहीं है। लेकिन इस बीच वक्त है आपके लिए वो उस बेहतरीन स्ट्रेटेजी का जिसका आपको इंतजार सुबह से है। तो कुणाल जी और राकेश जी बताएंगे आपको इलेक्शन को ट्रेड करने का सही तरीका। बताएं सर। देखिए अनिल जी, इस समय आप देखें तो जो है मई सीरीज में प्रीमियम बहुत ज्यादा है कॉल पुटों के, तो 11,500 की एक शॉर्ट सेटल करना चाहिए। 11,500 की कॉल को खरीदना चाहिए और 11,500 की पुट को बेचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रफली आपको 722 रुपए के करीब आप पॉकेट करते हैं। अब इसकी हेजिंग के लिए अगली जून सीरीज में जाना चाहिए, वहां पर एक बाय सेटल करना चाहिए 11,500 का। 11,500 की कॉल को खरीदना चाहिए और साइमल्टेनियसली 11,500 की पुट को भी खरीदना चाहिए। और ऐसा आप करते हैं तो 870 रुपए के करीब आपका आउटफ्लो होता है। ये बेसिकली करना चाहिए आगे के लिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए ये जो स्ट्रेटेजी है अनिल जी, इस पे हम स्ट्रैडल को खरीद रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून, जबकि इलेक्शन के रिजल्ट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और जो भी वॉलेटिलिटी का प्रीमियम मई के ऑप्शंस में बना हुआ है वो पूरी तरह सेटल हो जाएगा। तो मई के ऑप्शंस बेचने हैं और जून के ऑप्शंस खरीदने हैं। अब कौन से ऑप्शन बेचने हैं? मई के आपको 11,500 की कॉल पुट दोनों बेच देनी है। बेचने में 722-723 रुपए का नेट इनफ्लो होगा और जून की जो आप कॉल पुट खरीदेंगे उसमें 870 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो 140 रुपए का नेट आपका आउटफ्लो होगा। और इसमें हमें उम्मीद है कि 100 रुपए मिनिमम मिलेंगे। अब बाजार कैसा भी रहे, ऊपर जाए नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वॉलेटिलिटी का प्ले है। और जैसे ही वॉलेटिलिटी सेटल होगी इसमें 100 रुपए का प्रीमियम एडिशन होगा। तो बहुत ही दमदार स्ट्रेटेजी है। मैक्सिमम लॉस इसमें 30-35 पॉइंट का आ सकता है, उससे ज्यादा का लॉस नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है। इसको मई के अंत तक, चुनाव के नतीजों तक रखना है और उस दिन इसको एग्जिट करना है। इंटरेस्टिंग है यार, ये तो बहुत ही जोरदार। 11,500 का कॉल ऑप्शन भी बेचना है और 11,500 का पुट ऑप्शन भी बेचना है। ये दोनों बेचने मई के, ठीक है, मई वाले बेचने हैं। ये मान लो 750 रुपये आएंगे प्रीमियम के आपके, क्योंकि आप कॉल बेचेंगे तो भी प्रीमियम आएगी, पुट बेचेंगे तो भी प्रीमियम आएगी। सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बेच देना 750 रुपये। आशु जी गौर फरमाते रहे ना आप बीच बीच में, मैं कभी भी मेरा सवाल किधर भी आ जाता है एक्चुअली, ठीक है ना। आप भी कॉल पुट बहुत करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आऊँगा थोड़ी देर में। 750 रुपये मिलेंगे, बंसल जी की जेब में जाएंगे, लेकिन सामने कुछ प्रीमियम भी देनी पड़ेगी। 11,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है जून महीने का और 11,500 का पुट ऑप्शन खरीदना है, ये भी जून महीने का है। तो मई महीने का सेम स्ट्राइक प्राइस 11,500 के पुट और कॉल बेचने हैं और जून महीने के खरीदने। एक चीज़ बताइए, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। 11,500 का कुणाल जी जो पुट और कॉल खरीदना है मई का, जून की प्रीमियम ज़्यादा चल रही है, 870-75 रुपए लगभग। यानी कि हाँ जी अनिल जी, देखिए टाइम वैल्यू ज्यादा है। हाँ। क्योंकि जून में पूरा मई भी डिस्काउंटेड है और फिर एक महीना एडिशनल आपको मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जून का प्रीमियम ज्यादा है। लेकिन वैसे कम है, 140 पॉइंट मात्र लग रहे हैं, जबकि आमतौर पर जोड़ा जो होता है एट दी मनी जोड़ा, उसका कम से कम 250 रुपए का प्रीमियम होता है। तो जैसे ही मई का मंथ खत्म होगा, अब जून में प्रीमियम बनते हुए देखेंगे और तब इसका प्रीमियम 250 रुपए हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बेच रहे हैं।
तो मैं मोटा मोटी मान लो मेरे 150 रुपये लग रहे हैं, चलिए मैं समझ लूँ कि 875 रुपये प्रीमियम लग रही है, 725 रुपये प्रीमियम आ रही है, 150 रुपये मुझे अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं, बराबर है, ठीक है। बिल्कुल अनिल जी, आउटफ्लो है, लेकिन एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग है कि मई में जो है थीटा बहुत तेजी से डिप्लीट होगा, यानी कि जो शॉर्ट टर्म ऑप्शन होते हैं वो जल्दी एक्सपायर होते हैं और उसमें आपको थीटा इरोजन जल्दी मिलेगा, तो इसमें प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत हाई। परफेक्ट है। बेस्ट केस सिनेरियो में कितना पैसा बनेगा? अनिल जी, मुझे ऐसे लगता है हम दोनों को कि इसमें 100 पॉइंट आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं, तो 250 260 पॉइंट्स जैसे ही आपको मिलने लगे इस स्ट्रेटेजी में आपको निकल जाना चाहिए, वो चाहे अभी मिल जाए या आपको इलेक्शन वाले दिन मिल जाए। उम्मीद यह है कि इलेक्शन वाले दिन नतीजे आने के बाद इसमें सबसे बढ़िया रेट होगा, उस समय निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, और अब एक और सवाल और है सर, 4 दो पुट खरीदने, दो पुट पुट कॉल खरीदने, 2 पुट कॉल बेचने, प्रीमियम के तो टोटल पैसा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? अनिल जी देखिए, कॉल पुट का एक जोड़ा बेचना है तो बेसिकली ये कैलेंडर स्प्रेड है, तो इसमें 8% लगभग आप मान के चलिए आपको वो देना पड़ेगा मार्जिन। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है, इनफैक्ट बुल स्प्रेड बेयर स्प्रेड करने में मार्जिन ज्यादा लगता है, उसके मुकाबले इसमें कम मार्जिन लगे। नहीं तो 100 पॉइंट का फायदा, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि कितने पैसे के इन्वेस्टमेंट में कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये आप कैलकुलेट करके मुझे कल सुबह बताइएगा। ये स्ट्रेटजी कल सुबह भी काम आएगी, ये स्ट्रेटजी मैं कल सुबह आपसे फिर लूंगा, है ना। उसके सामने हम लिख देंगे इसका आउटपुट का खर्चा इतना, इसका खर्चा इतना, और अगर हिट होगी इसका मुनाफा इतना। हाँ, तो उससे क्या पता चलेगा, क्योंकि वो 4 सोच के ना थोड़ा सा ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम, 2 खरीदेंगे 2 बेचेंगे, लेकिन तब तक एक बार इन प्रिंसिपल लिमिटेड इंटरवेंशन के साथ आशु मदान जी से पूछ लिया जाए। आशु जी, ये कुणाल जी राकेश जी ठीक तो कर रहे हैं? अनिल जी, इसमें मेरे 3 व्यू हैं और आपने 2 बहुत अच्छे सवाल पूछे कुणाल जी से। एक तो व्यू अनिल जी मेरा ये है कि जो कुणाल जी और ये राकेश जी की स्ट्रैटेजी है, मतलब रिस्क साइड से बड़ी सेफ स्ट्रैटेजी है कि इसमें आपको लॉस होने के मतलब जो चांसेस हैं जितने हैं उतने ही हैं और बहुत कम है। और ये कॉस्ट अनिल जी 150 से थोड़ी ज्यादा है, जो मैंने भी प्राइसेस देखे हैं इसमें 250 रुपए की कॉस्ट आ रही है अगर आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज अनिल जी, ये रिटेल के लिए एग्जीक्यूट करना मुश्किल है क्योंकि ये एल्गो वाला कर सकता है कि जो चारों लेग्स हैं एक पर्टिकुलर प्राइस की उस पे ही ट्रेड होना चाहिए। अगर कोई एक लॉट का काम कर रहा है तो बात अलग है, अगर मैं 2,000 या 15,500 या 3,000 का भी करने जाऊंगा तो अनिल जी जब तक ये एल्गो से नहीं बिठाऊंगा ना, इसका एग्जीक्यूशन बहुत डिफिकल्ट है वाइल इनिशिएटिंग द ट्रेड एंड एट द सेम टाइम वाइल स्क्वेयरिंग ऑफ द ट्रेड। और दूसरी चीज अनिल जी, आज हम बैठ के जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा एंड लॉजिकल सवाल था कि इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है। सर, प्रॉफिट होने का अभी अंदाजा है क्योंकि आप कोई भी बेस केस डालेंगे, जब तक मैं अपने एनालिस्ट के साथ, अपने डेरिवेटिव एनालिस्ट के साथ बैठ के बता सकता हूं कि इस दिन अगर इस रेट पे बंद होगा या इस दिन इस रेट पे बंद होगा तो क्या निकलेगा, जो कि आपने भी अच्छा सवाल पूछा कि कुणाल जी कल कैलकुलेट करके बताइए। अगर वो नहीं बता पाएंगे तो मैं बता पाऊंगा कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। पर अनिल जी, इतने बड़े इवेंट में 40-50 रुपए के लिए ट्रेड नहीं है सर, ट्रेड तो ढूंढना चाहिए। आज राकेश जी ने ट्रेड ढूंढा, 100 पॉइंट निफ्टी वैसे मिल गए, तो ऐसा ट्रेड अनिल जी, इवेंट इतना बड़ा इलेक्शन है, ट्रेड ऐसा बनाना चाहिए कि रिस्क 100 रुपए का और रिवॉर्ड 300 रुपए का, तो मजा आए सर, इतना पैसा और इसमें मार्जिन भी लगेगा सर। इसमें रिस्क आशु जी रिस्क नहीं के बराबर है ना सर। 800 रुपए जो सर एक सेकेंड सर, 800 रुपए तो आपको लगाने हैं पहले बाय करने के लिए, क्योंकि वो आउटफ्लो होगा आपका बिल्कुल कैश आउटफ्लो जो ऑप्शन लेने के। फिर जो आप बेच रहे हैं उसपे 10% मार्जिन है अनिल जी, मे का 8% नहीं है, 10% मार्जिन है। तो ये जो मार्जिन और पैसा रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा व्यू लेके, जैसे मैंने बताया कि सर ये 100 पॉइंट मैक्सिमम निकलने हैं, उसके लिए तो अनिल जी काफी सारे ट्रेड में बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बैड स्ट्रेटेजी एज फार एज सेफ्टी इज कंसर्न। नींद आराम से आएगी। नहीं, इसी की कैलकुलेशन हम कितना पैसा लगाना है कितना, वो हम कल सुबह आपको और बता भी देंगे। लेकिन आशु जी माफ कीजिएगा, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? नहीं देखिए आशु जी, इसमें मैं 2 क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई खास मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि इसमें बहुत मार्जिन लगेगा। इसमें आप केवल 2 ऑप्शन बेच रहे हैं तो कोई खास मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मल बेयर स्प्रेड भी बनाते हैं, जो रेशो स्प्रेड आशु जी बनाते हैं, उसमें भी 2 ऑप्शन बेचते हैं, तो उसमें लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट है। लेकिन 950 रुपए प्रीमियम के तो देने पड़ेंगे ना कैश में, एकदम रोकड़ा में, फर्स्ट क्लास बैंक अकाउंट से। नहीं अनिल जी, देखिए हमें इनफ्लो भी तो आ रहा है, तो इनफ्लो जो आ रहा है वो उसमें से कट जाता है। तो नेट जो 722 रुपए जो मेरी कैलकुलेशन है, सही जवाब, वो केवल आपको
140 पॉइंट का आउटफ्लो है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें आपको 30-35 पॉइंट मैक्सिमम रिस्क, वो भी कोटेशनल रिस्क आपको देखना पड़ेगा। और अपसाइड के लिए जो आशु जी कह रहे हैं कि थोड़ी कॉस्ट बड़ी होगी, अभी बाजार पिछले कुछ मिनटों में बढ़ा है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई डाउनसाइड रिस्क नहीं। बिल्कुल। अब कुणाल जी, मैं 100% आपके साथ हूँ इस मामले में, एकदम सही कह रहे हैं आप, ये बराबर है। 750 रुपये आ भी तो रहे हैं, वो कहाँ भूल जाएंगे हम। मई वाले महीने के जो कॉल पुट आप बेच रहे हो, उल्टा उसके दाम तेजी से गिरेंगे, है ना, तो आपके काटने का भी वो ठीक है। और नेट तो आपके 150 रुपये ही निकल रहे हैं, 150 रुपये आपको प्रीमियम के देने पड़ रहे हैं, और बाकी मार्जिन का जो भी आएगा वो सुबह कुणाल जी बताएंगे। ये स्ट्रेटेजी ठीक लग रही है, मजा आएगा। चलिए, इस बीच बाजार प्रोविजनल क्लोजिंग हो चुकी है, मैं बता दूं जल्दी से आपको। 11,725 पर बंद हुआ है निफ्टी, 11,700 के पार। इसका मतलब ये कि टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है सर, याद आ गया? बिल्कुल याद आ गया। तो टाइगर जिंदा है। 11,700 के ऊपर निकलते ही जान लौट आएगी एकदम। तेजी करने वाले ट्रेडर्स में अब आज जान लौट आई है। 2.5 दिन के करेक्शन को पूरा करने के बाद बाजार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने की तैयारी है। 29,860 ये फाइनल क्लोजिंग ही आ गई। मैं अब फाइनली बता दूं आपको, 29,860 29,860 ये है फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की। फाइनल क्लोजिंग है निफ्टी की 11,726 की। और बड़े दिनों बाद फिर से 39,000 के पार सेंसेक्स बंद होता हुआ 489 पॉइंट ऊपर, 489। वाह, मजा आ गया। एक ज़माने में है ना, वो हांगकांग और ये सब डाउ वगैरह देखता था, मुझे लगता था ये रोज़ 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं, कितने होते होंगे बड़े बड़े पॉइंट। अब तो हमारा सेंसेक्स ही रोज़ 200-400 पॉइंट 500 पॉइंट आराम से ऊपर नीचे होता था। अब हमें भी बड़े बड़े मूव की आदत पड़ गई एक्चुअली। तो चलिए, ये है आज की फाइनल क्लोजिंग आपके लिए।